चलो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। आंसर राइटिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और बहुत लकी हो कि एसपी सर जो है लगातार लगे हुए हैं। तो आज मैंने इन लोगों को होमवर्क दिया है कि कल से इन लोगों का चैलेंज शुरू हो रहा है, राइट। एक एक करके समझते जाते हैं। तो इनका टाइम मैनेजमेंट, इसमें तो बहुत से लोग जो है वो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग दुनिया से आ रहे हैं। सो बाई टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एकलव्य। ये जो हमारा 200 दिन का प्रोग्राम रहेगा 2026 और 2027 के लिए, इन लोगों को प्रॉपरली लिख के दे दिया है कि ये दोनों चैलेंजेस में क्या है, ठीक है। तो इसमें सर की एक जो है वो वीकली आपको क्लास मिलेगी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की क्लास, यानी जो आप क्वेश्चन लगाओगे उसमें सर आपको इन्हांसमेंट देंगे प्रॉपरली कि भाई इसको कैसे कैसे चीजें हमें करनी है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां पर आपका 10,000 क्वेश्चन करना है विद ऑल नोट्स। तो मैंने आपको बता दिया कि 15, 30, 15 इस वे में आप चलोगे, 1 घंटा रोज निकालना है। लेकिन जब R2 आपका गलत होगा तो R2 के साथ तुम्हें क्या करना है, R2 को सुपर नोट्स में डालना है। सुपर नोट्स बनाना तरीका बता रखा है, यानी सारा एक ही जगह आना चाहिए। तो ये दोनों बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई इसको स्किप नहीं करेगा। प्लस इनको एक होमवर्क दिया है आंसर राइटिंग का, 50 मिनट्स, 45 to 50 मिनट्स आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है, डेली। अब यहां पर एक चैलेंज आ रहा है आप लोगों को, बड़े ध्यान से उसको सुनिए कि आप लोग अभी आंसर राइटिंग में दिक्कत कर रहे हैं। तो हमने आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं क्वेश्चन राइटिंग। तो आप लोगों को सबसे पहले जो मैं सिखाऊंगा मेथड वो है क्वेश्चन राइटिंग का। तो ये कल से चैलेंज के लिए रेडी है? टाइम मैनेज कर लिया है? जो आज टाइम मैनेजमेंट के टूल दिए हैं मैंने सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में, जो इस वाले बैच में, तो ये आप हर हालत में स्टडी मैनेजमेंट में इसका टाइम निकाल लीजिए। जो आज आपको 2 टूल दिए ना, कितने मिनट है आपके पास, क्या करना है उसको, कैसे जो है आपका टाइम कितना परसेंटेज निकल रहा है, वो प्रिंट लेके आप पेंसिल से भरिए, कल मुझे दिखा दीजिए कि सर मैंने ऐसे ऐसे भरा, मेरा इतना टाइम निकल रहा है, मेरे पास इतना ही टाइम अवेलेबल है। तो इस बैच के साथ आप जुड़िए, जो जो चीजें मैं कह रहा हूं उसको करते जाइए। जो ये टेस्ट है इसका जो है सारा सेगमेंट हम लोग देने जा रहे हैं। अब आज जो हम लोग सबसे पहले जो सीखने जा रहे हैं इस बैच में, जो तो इंडियन सोसाइटी सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन राइटिंग। तो 1 महीने तक का आपका होमवर्क है, आपको सारे PYQs मैं अपनी वेबसाइट पे और ऐप पे फ्री दे रहा हूं, ठीक है। 400-500 रुपए की किताब भी आपकी नहीं खरीदनी, आपको मैं दे रहा हूं आपको। जैसे ये जो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये सबसे बड़ी स्किल होती है। 1-1 साल 2-2 साल लग जाते हैं आंसर राइटिंग का मास्टर बनने में। जो तुम सोच रहे हो कि हम पढ़ लेंगे कुछ भी लिख देंगे, तो ये जितने क्वेश्चन है ये यूपीएससी के सारे क्वेश्चन 2024 से लेकर लेटेस्ट से लेकर और पुराने तक के सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में मैं आपको दे रहा हूं, सभी सब्जेक्ट की दे रहा हूं। आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कि क्वेश्चन राइटिंग कैसे करते हैं। यानी पहला आपका काम है क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझ के उसको ब्रेक करना। कौन से 4 पार्ट सिखाए? कौन से 4 पार्ट सिखाए? सबसे पहले कीवर्ड, सपोर्टिंग वर्ड, टेल वर्ड, नेल वर्ड, ठीक है। तो कैसे एक क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में तोड़ते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद अगले 3 महीने तक आप लोग स्ट्रक्चर राइटिंग सर इनको मत कराइए, मतलब प्रसंग, व्याख्या, उपसंहार आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, किसी भी टॉपिक पे मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करनी है। यानी चाहे आप खुद से सोचिए, किताबों से निकालिए, सर के नोट से निकालिए। फॉर एग्जाम्पल भारतीय समाज में जाति, क्षेत्रता, धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। तो हम इसके बाद ये समझेंगे जाति क्या है, ठीक है, रीजन क्या है, धर्म के समानांतर पंथ का क्या मतलब होता है, इस पर हमारे कितने थॉट प्रोसेस जनरेट हो सकते हैं। वी हैव टू डिफाइन रीजन किसे कहते हैं, रिलीजन किसे कहते हैं, कास्ट किसे कहते हैं। तो इस पर जितने भी थॉट प्रोसेस आ रहे हैं हम इसको क्या करेंगे, हम इसका एक टूल बनाएंगे, ठीक है, कि हमारे पास इतने थॉट आने चाहिए। 2 से 3 महीने में इसके मास्टर हो जाएंगे। फिर हम प्रसंग, व्याख्या, उपसंहार करते रहेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर मल्टीपल डायमेंशन की थिंकिंग करनी पड़ेगी। जातियों के चैलेंजेस आपने किस रूप में लिए आप देखेंगे। रीजन को आप कहां देखते हैं भाई, नॉर्थ साउथ डिफाइन करता है भारत। अब रीजन को क्या होता है, रीजन आता है ज्योग्राफी से। इंडिया हैज अ 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन, भारत 5 जो है भूआकृतिक प्रदेशों में। जलवायु ही किसको डिफाइन करता है, धर्म को कौन डिफाइन करता है, हमारे कल्चर को कौन डिफाइन करता है, क्लाइमेट। हमने ऐसा क्यों पहना, हमने ऐसा क्यों खाया, हमारा त्योहार ऐसा क्यों है, ठीक है, हम चावल वाले त्योहार क्यों मनाते हैं, हम मोटे अनाज वाला त्योहार क्यों मनाते हैं, हमारे खान पान में जब हम कोई त्योहार मनाते हैं तो चावल का ही मिठाइयाँ क्यों होती हैं, हमारे ज्वार बाजरा रागी ही क्यों होता है, हमारे में गेहूं से ही क्यों होता है, कौन डिफाइन करता है, क्लाइमेटिक रीजंस। तो ये हमारा जो कल्चरल सेटअप होता है वो कौन डिसाइड करता है। तो जब आप इसके बारे में बात करेंगे रीजन और रिलीजन, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारा ज्योग्राफी डिसाइड करेगा, ठीक है, ये हमारी ज्योग्राफी डिसाइड करेगी। तो आपको क्या करना है, थोड़े समय के लिए प्रेशर फ्री हो जाओ कि मुझे किसी आंसर का स्ट्रक्चर लिखना ही नहीं है। हम लोग फ्लो चार्ट में 360 एनालिसिस करेंगे, दिस इज नोन एज 360। याद है मैंने पिछले साल पढ़ाया था 360 एनालिसिस। तो आज के बाद हम किसी भी क्वेश्चन को पहला 1 महीना हम क्या करेंगे, मास्टर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे।
क्वेश्चन देखते ही पढ़ते पढ़ते उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ देंगे कि एक्चुअली में लिखना क्या। और आज आपको एग्जांपल बताऊंगा इसी से ही बताऊंगा कि अगर मैं क्वेश्चन की प्लेसिंग केवल चेंज कर दूं आंसर चेंज हो जाएगा। एग्जांपल दूं? ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। आपके सामने सिलेबस में क्या लिखा है? अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रिमेडीज। ठीक, अब जरा देखो, मैं इसको जीएस पेपर 1 में पूछता हूं, शहरीकरण के बारे में। आंसर क्या लिखोगे? आंसर का पर्सपेक्टिव क्या होगा? मैं बेसिकली शहरीकरण और समाज को जोड़कर लिखूंगा, क्योंकि पहले में क्या है? पहले पेपर में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और सोसाइटी है। ध्यान से, तो जब भी मैं शहरीकरण उसकी समस्याओं के बारे में लिखूंगा, भारत के प्राचीन, अब बनारस चले गए, वाराणसी, तो कहते हैं बनारस गलियों का शहर है। क्यों भाई? प्राचीन नगरी है, हजारों सालों की है। कोई आज की काशी तो आज की नहीं है ना, काशी बहुत पुरानी है। तो वहां पर अगर आप कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेने जाते हो, आज गोदौलिया चौक पे एक सड़क बनानी है, सरकार की टेक्नोलॉजी और घुटने दोनों छिल गए हैं। इतनी भीड़ है वहां पे कि चलने के लिए जगह नहीं, वहां एक सड़क नहीं बना सकते तुम। आप वाराणसी चले जाइए, हालत खराब हो जाएगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। कितने भी पुराने शहर हैं, अगर जो पुराने धार्मिक शहर हैं, वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि वहां के लोग एक खास रीति रिवाज, एक खास परंपरा का हिस्सा होते हैं। वो उससे फिर नहीं निकलना चाहते हैं, वो उसी में मस्त हैं, जो उनकी दिनचर्या है उसके साथ मस्त हैं। तो अब आप दूसरे हिस्से में जाते हैं, फिर ज्योग्राफी डिसाइड करती है हमारा बसावट कैसी होगी। अब आप अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे अलग प्रॉब्लम चलेगी। दिल्ली में डेंस पॉपुलेशन, मुंबई में डेंस पॉपुलेशन है, प्लेन्स पे क्या है? डेंस पॉपुलेशन है, वहां की प्रॉब्लम्स अलग होंगी। तो जब मैं जीएस पेपर 1 में लिखूंगा तो मेरे पास लिखने के लिए 3 तरीके हैं। मैं इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखूंगा, मैं इसका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव लिखूंगा और मैं इसका सोशल पर्सपेक्टिव लिखूंगा। राइट, इंडियन सोसाइटी का पार्ट है। बट चलो, मैं यही शहरीकरण जीएस पेपर 2 में पूछ लेता हूं। अब बताओ, जीएस पेपर 2 में पूछता हूं तुमसे, अब क्या तुम ज्योग्राफिकल सोशल पर्सपेक्टिव से लिखोगे कि शहरीकरण में ये भीड़ है, ये प्राचीन परंपरा है? जीएस पेपर 2 में क्या है? पॉलिटी एंड गवर्नेंस, है ना? तो जब मैं पॉलिटी को लिखूंगा तो मैं ये बताऊंगा ना, सरकार ने शहरीकरण के लिए कौन से नियम कानून तैयार किए हैं, अर्बनाइजेशन हमारे संविधान में कहां है, उसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के क्या प्रोग्राम्स हैं, और हम शहरीकरण की जो चीजें हैं उसको हम किस रूप में देख सकते हैं। हमारे संविधान में क्या किसी एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाने पे रोक लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ कोविड एक ऐसा केस था, क्वेश्चन आया था, इसीलिए वही एकमात्र जो है वो कैसा केस था जहां पर आप एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाने पे रोक लगा सकते थे, क्योंकि वो क्या था? पैंडेमिक था। अदरवाइज भारतीय संविधान में आप कहीं भी व्यवसाय के लिए, आजीविका के लिए जाते हैं तो आपको रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अब जब मैं जीएस पेपर 2 में शहरीकरण, उसकी समस्याओं, पलायन के बारे में लिखूंगा तो मेरे लिखने का तरीका सोशल ज्यादा होगा या पॉलिटिकल ज्यादा होगा? पॉलिटिकल होगा ना। मैं शहरी नियोजन, शहरी मंत्रालय, उसकी जो नीतियां, भारत सरकार की बजटिंग, अब मैं इसी को जीएस पेपर 3 में करता हूं, शहरीकरण जीएस पेपर 3 में। अब जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, ठीक है। अब मैं जीएस पेपर 3 में लिखूंगा तो मैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से लिख दूं उसको, कौन से कानून है, संविधान में शहरीकरण कहां है, म्युनिसिपैलिटीज कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, मैं लिखूं। मैं क्या लिखूंगा? आइदर मैं इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बारे में क्यों, शहर क्या है, भारत के जो शहर हैं, भारत का जो 2011 का सेंसस है, 51 हमारे पास मेट्रोपॉलिटन है, और ये हमारे लैंड के, हमारे भारत के टोटल लैंड के केवल 2.4 हिस्से पे है, और भारत की जीडीपी में इनका जो परसेंटेज है वो लगभग 62% के ऊपर है, टिल 80% माना जाता है। तो सवाल ये है कि ये इसको इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन कहा जाता है शहरीकरण को। अब उसमें क्या चीज इसमें जोड़ा जाएगा? इसमें जोड़ा जाएगा लिवलीहुड कॉस्ट, हमारे शहरों की समस्याएं, इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बनाए रखने के लिए हमें अपने शहरों को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा ना, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्बन सेगमेंट, स्मार्ट सिटी। आया है क्वेश्चन? तो वहां पर तुम टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी कैसे होगा? क्या उसको जेल लगा के शहर को नाप दोगे? नहीं। दैट मीन्स ई गवर्नेंस, ई टेक्नोलॉजी, ई ट्रैफिक कंट्रोलिंग, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
नागरिक जो सुविधाएं हैं वो बहुत आसान होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए। यही तो होता है। बेहतर सुरक्षा, सीसीटीवी कवरेज, बेहतर परिवहन व्यवस्था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पॉल्यूशन कंट्रोल, अर्बन फॉरेस्ट, ये नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं। पीआईबी का जब क्वेश्चन कराया था तो उसमें एक नए तरह के फॉरेस्ट बताए थे ना, नाम बताओ। ओह गजोदर, इधर इधर, क्या है, कौन से फॉरेस्ट के बारे में बताया था जिस बार कुंभ में बहुत चर्चा में आया? मियावाकी फॉरेस्ट, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, मियावाकी फॉरेस्ट विच इज द फ्यूचर ऑफ द अर्बन फॉरेस्ट। ये शहरी जो है, बहुत बढ़िया बेटे, ठीक है, ये चीज आपको होनी चाहिए। तो अब जब मैं इसको 3 में लिखूंगा तो मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा, आपकी नॉलेज धरी धरी रह जाएगी अगर आप इसको सामाजिक पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 3 में लिख देंगे। दैट्स व्हाई आंसर राइटिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल आर्ट एंड यू आर वेरी थैंकफुल कि एसपी सर तुम्हारे साथ हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 1 महीने तक क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखेंगे, बढ़िया मास्टरी कर लेंगे। क्वेश्चन देखते ही मुंह से कोड निकल आए, ये इस कोड का क्वेश्चन है मेरा। फिर इसके बाद साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अब मल्टीपल थिंकिंग करेंगे। आज से कॉपी को हॉरिजॉन्टल यूज करना शुरू कर देंगे, वर्टिकल नहीं। तो अब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस पे थॉट प्रोसेस लेकर आएंगे। यूपीएससी डायमेंशंस चेक करता है कि आप किसी भी समस्या के कितने पॉसिबल समाधान लिख सकते हैं। क्यों, रीजन क्या है, फिर से बता रहा हूं। आप क्या बनने जा रहे हो, आईएएस का फुल फॉर्म आई एम सॉल्यूशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, आई एम सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कौन हो सकता है, वन हु नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। जिसको प्रॉब्लम का पता नहीं वो सॉल्यूशन क्या खाक बनेगा। एंड प्रॉब्लम एक तो है नहीं, प्रॉब्लम भी हमारे पास क्या है, मल्टीपल लेवल की। पैसा देके अगर हम अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते तो दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नहीं होती, क्योंकि पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किसकी है, दिल्ली की है। और दुनिया की सबसे प्रदूषित क्षेत्र कौन सा है, दिल्ली है। अगर हम पैसे से सामाजिक समस्याओं को हल कर पाते तो दिल्ली और हरियाणा दो ऐसे क्षेत्र है जहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है और फीमेल फोर्टिसाइड भी सबसे ज्यादा 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। जो गर्भ में बालिकाओं की हत्या होती है वो दिल्ली हरियाणा में सबसे ज्यादा है। लैंगिक अनुपात सबसे ज्यादा बिगड़ा कहां है, इन्हीं दोनों जगह पे। तो अगर गरीब आदमी लड़कियों की हत्या करता तो ये दोनों सबसे अमीर राज्य हैं, तो फिर समस्या तो कुछ और है। सो यू हैव टू डिगर। यूपीएससी अगर तुम्हें समझना है ना, मोहब्बत करनी है इससे, तो आपको इस वाले पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा। आई एम सॉल्यूशन। लोग मेरे पास सॉल्यूशन के लिए आएंगे, डीएम साहब अर्जी दे रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। और डीएम साहब को प्रॉब्लम का पता ही नहीं, मुद्दा ही सुस्त गवाह चुस्त, वही वाली हालत। बोले अच्छा प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। अच्छा तो हमारे जिले में आते हो, हमारे जिले में है ये जगह, हमें दिखाओ यार किसी दिन। पता चला तुम अलग ही दुनिया में हो। इसीलिए जब तुम एसडीएम बन के जाओगे, आईपीएस एसएचओ पहली जब पोस्टिंग होगी, आईपीएस बने, तो तुम्हारे ना कमरे में एक बहुत बड़ा तुम्हारे जिले का नक्शा टंगा होता है कंपलसरी। जब भी ऑफिस में जाओगे एक बहुत बड़ा कमरा होगा, उसमें बहुत बड़ा नक्शा बहुत बड़ा लगा होता है, काफी बड़ा, इसे दीवार के साइज का। वो इसीलिए कि पढ़ो ध्यान से इसको, तुम्हारे क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में आता क्या क्या है। कोई बोले सर वो बाढ़ आने वाली है, पुल टूट रहा है, कौन सी नदी सर, ये वाली नदी कहां बहती है ये, अच्छा हमारे जिले में, हमें तो पता ही नहीं था, चलो घुमाओ यार। पता चला 4-6 आदमी रात में निपट गए, खत्म हो गया मामला। तो ऐसे नहीं करना है आपको। चलिए तो अब हम ये सफर शुरू करते हैं। और सर थोड़ा सा अब इनको 1 महीने 2 महीने तक इनको मल्टी थिंकिंग जो है करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो और प्रैक्टिस को इनहेंस करो। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलने जा रहे हैं, बढ़िया से कॉपी बना के और अच्छे से इस पे काम शुरू करना है। चलिए, इसलिए भी सर को बुला लिया कि हम और सर सिंक्रोनाइज रहें, ठीक है। और इसके मैं कुछ प्रोटोटाइप भी आपको प्रिंट करके दे दूं, किसी क्वेश्चन पे कितने डायमेंशन थिंक करने, प्रोटोटाइप दे दूं। चलो ये भी कर दिया, जाओ खुश रहो तुम, ठीक है, खुश रहो तुम। वो कौन सा एक गाना था सर, डाबर की दवाएं लेती जा जा तुझको पति बीमार मिले, नहीं गाना कुछ ऐसा नहीं था, ओरिजिनल क्या था, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। सॉरी थोड़ा सा तुम लोगों को देखते गाना मेरा बदल जाता है। चलिए भाई, तो अब हम शुरू करते हैं। तो हमने पहला टॉपिक कर लिया था, और हाँ आज के बाद जब भी कुछ पढ़ना, किसी भी टॉपिक का पीवाईक्यू करने की आदत डाल लो। यूपीएससी से ज्यादा बेवकूफ बनाने वाली कोई संस्था नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता दूं। ये यूपीएससी का ओरिजिनल सिलेबस है। कितना बाबू सोना टाइप का लग रहा है, ठीक है। बाबू सोना जब आगे चलकर पत्नी बन जाती है तो कब जो है सूर्यमुखी ज्वालामुखी में बदल जाती है, चंद्रमुखी ज्वालामुखी में बदल, पता ही नहीं चलता है।
सेम यहां पर भी है, देखो कितना छोटा छोटा लिखा है, वर्ड्स गिन लो कितना क्यूट सा है। ठीक है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन करते करते 3 दिन हो गए हमारे, क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहे हमारे, और क्वेश्चन भी कहां लेके जा रहा है सोच रहे हो। तो हमेशा जब भी कोई आप जब पढ़ो तो प्रीलिम्स, चूंकि इसका तो प्रीलिम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका एसए सीधे 125 नंबर का एसए आता है इंडियन सोसाइटी से, हमेशा ध्यान रखना। मेंस में देखो कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। आज जैसे आज हम करने जा रहे हैं महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। 1 2 3 4 5 6 वर्ड है बेचारा, 7 वर्ड, इसी में हमारा पूरा मामला खत्म हो गया। अब जरा देखो इसके क्वेश्चंस। ठीक है, ये महिला जो वर्ड है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं। तो चलो जरा इसके क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। तो आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सीखने का पहला तरीका, तो सॉल्यूशन बनने के लिए सीखना पड़ेगा। सीखने का पहला स्टेप होता है एसडब्ल्यूसी। क्या होता है एसडब्ल्यूसी? एसडब्ल्यूसी क्या है? हैंडल विद केयर। तो जैसे शीशे के ग्लास को हम लिखते हैं ना, भाई साहब संभालिए, हैंडल विद केयर। तो हैंडल विद केयर में हमने सबसे पहले क्या सीखा था? किसी भी शब्द को, चाहे मैं हूं एसपी सर, स्वीकार ही मत करो। यहां पर है रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं की भूमिका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूमिका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूमिका? रोल, रोल का मतलब क्या होता है? ऐसे पिक्चर में होता है ना रोल, शाहरुख खान ने यार इस वाली पिक्चर में क्रिमिनल की भूमिका निभाई, इसमें बहुत रोमांटिक भूमिका निभाई। रोल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल? यस बिल्कुल सही है, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, थिंकिंग जब तक प्रोसेस नहीं शुरू करोगे यूपीएससी में तुम टिक नहीं पाओगे। यूपीएससी का में जो टीचर पढ़ाते हैं ना हम लोग, उसकी वैल्यू केवल 30% ही है। हम तुम्हें जो सबसे बड़ा काम सिखाते हैं वो होता है थिंकिंग करना। रोल ऑफ वुमेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल ऑफ वुमेन? मैंने अभी बताया कि एक पिक्चर में एक हीरो रोमांटिक भूमिका निभा रहा है, एक में क्रिमिनल की, एक में देशभक्त की, एक में कोच की भूमिका निभा रहा है शाहरुख खान। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल हेयर? इसका मतलब है कि भूमिकाएं बदलती हैं। इसका मतलब भूमिकाएं बदलती हैं, तो जरूरत के हिसाब से उसने अपने रोल को क्या किया? प्ले किया। तो सबसे पहले तुम एक थिंक करो, एक महिला को तुम अपने समाज में, अभी बता के गया था ना कि ये किताब में नहीं पढ़ा जा सकता, इसके लिए तुम्हें अपने समाज में तुम्हें खुद को देखना होगा। एक वुमेन का रोल क्या? तुमने वुमेन को कितने रोल में देखा है? चलो लिखो, बहुत बढ़िया मौका, इस बार क्वेश्चन आने जा रहा है। हमारी 2 नारियों ने पाकिस्तान की जो है ऐसी तैसी कर रखी है, व्योमिका सिंह और सूफिया कुरैशी, नाम तो सबको याद हो गया होगा। तो ये भी एक नया रोल आया है, कॉम्बैट में सीधे सीधे हम उतर गए, लड़ाकू जहाज उड़ा रहे हैं। तो बताओ महिला की भूमिका क्या होती? तुमने अपने घर में एक महिला की क्या भूमिका देखी है, रोल क्या देखा है? भाई सॉल्यूशन तक पहुंचना है, नहीं पहुंचना है? आईएएस का असली फुल फॉर्म याद रखो, आई एम सॉल्यूशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तो अभी लिखवा दूं तो हिंदी में और इंग्लिश में लिख नहीं पाओगे, प्रशासन में बड़ा सा होगा छोटा सा होगा, आधे लोग तहसीब गलत हो जाओगे। आई एम सॉल्यूशन, मैं हूं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे बनोगे? जितना ज्यादा इस बात को अपने अंदर रखोगे उतना तुम्हारे काम आएगा। आई एम सॉल्यूशन, जितना ये तुम्हारी फीलिंग में आता जाएगा, यूपीएससी से तुम्हारी प्यार तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज होती जाएगी। अब ये बताओ, अब मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करें। तो सिलेबस तो तुम लोग इतने दिन से पढ़ा, अब थोड़ा सा इस पे काम करते हैं। एक महिला की भूमिका क्या हो सकती है? चलो, हाँ जुड़ा बना दिया। चलो थिंकिंग करो 360 डिग्री। महिला को तुमने किस किस रूप में देखा है? तुम कौन हो? किसी घर की बेटी हो? नहीं हो, ऊपर से उतारी गई हो, तथास्तु। हाँ, तो एक महिला की समाज में क्या क्या भूमिका तुमने देखी? अरे हमारी तरफ देख रहे हो, हमारे थोपड़े में लिखोगे तो लिखो, यही तो 360 डिग्री थिंकिंग है। क्योंकि हर भूमिका अपने आप में एक चैलेंज लेके चलती है, एक अपॉर्चुनिटी लेके चलती है ना? जब तक इन शब्दों के साथ खेलना नहीं शुरू करोगे, किसी सब्जेक्ट से तुम्हारा प्यार बढ़ेगा ही नहीं। बताओ भाई, एक महिला को तुमने किस किस रूप में देखा है? थिंक करो, 360 डिग्री थिंकिंग करो।
और महिला मेरी तरफ मुंह उठा के देख रही जैसे हम बताएंगे, तुम्हें अपने जीवन के बारे में नहीं पता। ये अलग ही लेवल चल रहा है। क्या है एक महिला की भूमिका इस समाज में? तो जब पिक्चर में एक्टर एक्टिंग करता है तो उसका डायरेक्टर भी तो होता है। रोहित शेट्टी एक्शन पिक्चर बनाएगा ना, गाड़ी उसकी उड़ेगी, तो उसका एक्टर भी तो गाड़ियां उड़ाएगा। लेकिन अगर यशराज फिल्म बना रहे हैं तो वो क्या करेंगे? वो तो डीडीएलजे में रोमांटिक पिक्चर बनाएंगे ना, वो अलग ही उनका माहौल चलेगा। तो हु इज द डायरेक्टर हियर? इफ फीमेल इज अ एक्टर, एक्टर इज प्लेइंग रोल, हु इज द डायरेक्टर? मेल इज द डायरेक्टर, मेल इज अ विलन। मेल इज द डायरेक्टर ऑफ विलन। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, अभी सुबह बता के गया हो ना। तो सर, मैडम बताएं द सिचुएशन। क्या सारी महिलाएं पितृ सत्तात्मकता से पीड़ित है? तो वो जो लाखों रुपए का जो वेतन उठा रही है, वो जो आईएएस ऑफिसर है, वो जो प्रशासनिक पावर में है, वो जो सांसद है, वो, तो क्या उसकी तुलना गांव की एक महिला से कर सकते हो जो जाति प्रथा में सबसे निचले तबके पे बैठी हुई है? कर सकते हो? क्या शहरी महिला और ग्रामीण महिला दोनों एक ही स्थिति में, दोनों की तुलना कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या जो दिल्ली की मुख्यमंत्री वो भी तो महिला है? क्या उसकी जो चैलेंजेस हैं, जो एक नारी के सामने आता है, और गांव की जो एक सुखिया करके महिला है, दोनों की बराबर ही है? नहीं ना। सो हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म? दैट इज सर्कमटेंसेस। क्या है? अब वो सर्कमटेंसेस क्या है मेरे सामने? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। मैंने आपको एक आईएएस का एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, बताया था ना, जब वो गया था शादी रोकने के लिए, बच्ची की शादी के लिए, तो पूरा गांव आके खड़ा हो गया। सच्ची घटना है वो। तो क्या हर समाज में बच्चियों की शादी होती है? नहीं होती। तुम यहां पढ़ाई कैसे कर रही होती? तुम्हारी भी तो अब तक शादी हो जानी चाहिए थी। तुम्हारे माँ बाप ने इतनी दूर तुम्हें क्यों भेजा? इसका मतलब तुम्हारे माता पिता प्रगतिशील विचारों के हैं। तो सारे माँ बाप क्या अपनी बच्चियों की शादी कर देते हैं क्या जल्दी से? नहीं करते ना। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। फिर भारत एक ज्योग्राफिकल यूनिट है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, भौगोलिक परिदृश्य। क्या ये महिलाओं की शादी किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में हो रही जल्दी? अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां मैट्रियार्कल सोसाइटी है, आपको पता होना चाहिए। खेतों में कौन काम करता है? महिलाएं। वो मैट्रियार्कल सोसाइटी, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है वो। बहुत से ऐसे कबीलाई समाज हैं जहां पर महिला ही सब कुछ होती है, पुरुष सेकेंडरी होता है, ताड़ी पी के पड़ा रहता है इधर उधर। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए। तो भारत में ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है? अगला तीसरा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अगर महिला सशक्त हो जाए, और सशक्तिकरण में सबसे पहले क्या चाहिए उसको? पैसा। तो अगर उसके हाथ में पैसा आ जाए, वो अपने पैसे कमाने लगे, तो वो किसी की क्यों सुने? तो आर्थिक परिदृश्य क्या होगा? भाई मान लीजिए आपके हाथ में पैसा, चाहे आपके हाथ में, आपके पिताजी दे रहे हैं, आज आप अपने लिए शिक्षा ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? आप अपने लिए सुविधाएं भी खरीद सकते हो, अपनी लाइफ की वैल्यू एडिशन कर सकते हो। फिर पॉलिटिकल, क्या आपकी पॉलिटी आपको सपोर्ट कर रही है? जैसे आर्टिकल 243D, 243D, क्या हुआ? पंचायतों में आरक्षण किया ना हमने महिलाओं का, कुछ सीटें एकदम महिला की होती हैं। तो पहले आया प्रधानपति का कॉन्सेप्ट, पंचायत सीरियल देखा होगा, प्रधानपति। उसके बाद अब क्या हो रहा? महिलाएं सशक्त हो रही हैं। अब संसद में कौन सा बिल? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? जल्दी ही जैसे परिसीमन होगा उसके बाद क्या होगा? लगभग 33% फीमेल कैंडिडेट ही चुनकर आएंगी। तो जब तुम सांसद बनोगी या जब संसद में पहुंचोगे तो तुम्हारे पास पावर होगी कि नहीं होगी? आज दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? महिला है ना। तो पॉलिटिकल तुम्हारी व्यवस्था क्या? लेकिन क्या भारत में महिलाओं को पर्याप्त जो है वो अधिकार दिए जा रहे हैं? अभी भी बहुत सी महिला गांव में प्रधान जो है वो सीट की वजह से महिला है, लेकिन वो घूंघट से बाहर नहीं निकल पा रही। प्रधानपति जा रहे हैं जो है दुनाली टांग के मूंछों पे ताव देते हुए, वो घूंघट में फोटो खिंचवा रही है अभी भी भारत के कई हिस्सों में। तो भाई ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? इसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो क्या महिला को आप आक्षेप नहीं झेलने पड़ रहे हैं? बिल्कुल झेलने पड़ रहे हैं। छोटे कपड़े क्यों पहने, पब में क्यों गई, रात में अकेली जो है ड्रिंक करके क्यों आ रही थी, हो रहा है ना?
या महिलाओं ने देखा कि दहेज प्रथा में पुरुषों को फंसाने की कोशिश हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? खुल के हो रहा है, ये झूठे दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। तो क्यों? दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या सचमुच वो अपनी आजादी जो उनको मिली है उसको सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं? डिबेटेबल टॉपिक है भाई। किसी को सीमेंट के उसमें उसकी बॉडी के पार्ट्स को दफना दिया अपने पति को, तो वो क्रिमिनल, वो भी तो वुमेन ही है ना। गलत या सही? पति सेलेक्ट हो रहा है तो पत्नी को हार लाके दे रहा है, पत्नी सेलेक्ट हो रही है तो तलाक दे रही है। अब बताओ, लड़के बहुत डरे हुए शादीशुदा वाले। कई मेरे पास फोन आया कि सर पढ़ा तो दे, सेलेक्ट हो गई तो हम कहा भैया लूडो में 6 आने की जो पॉसिबिलिटी तुम्हारी है वही यहां पे भी है, क्या करोगे फिर? लेकिन इससे किसी प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते ना। तो सवाल है, जब हम बात कर रहे हैं महिलाओं की भूमिका, तो भूमिका क्या है? चाहे वो पत्नी के रूप में हो, इंडिविजुअल। सबसे पहली भूमिका शुरू होती है इंडिविजुअल के रूप में। कितने लोगों ने लिखा? व्यक्तिगत। महिला, महिला के रूप में। किसी ने लिखा अपने नोट्स में? तुम्हारी ये जो भी पहचान है, बेटी, तुम देखो खुद ही अपनी पहचान को बेच रहे हो। कितनी लड़कियों ने सबसे पहले पर्सनल लिखा, व्यक्तिगत? ईमानदारी से बताओ, तुमने क्या लिखा? मां, पत्नी, बेटी, ये लिखा ना? ये पहचान तुम्हारी है, ये पहचान तुम्हारी है। पुरुष समाज यही तो चाह रहा है। बेटी किसी और की, पत्नी किसी और की, मां किसी और की, तुम कौन हो भाई? तो समाज में सशक्तिकरण, आगे वुमेन इंपावरमेंट पढ़ेंगे, वुमेन इंपावरमेंट किसी और का करोगे या तुम्हारा होगा? किसका होगा? किसने किसने पहले बताओ, कितनी लड़कियों ने सबसे पहले एज ए इंडिविजुअल लिखा उसमें? महिला यानी मैं स्वयं। तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो? तुम्हारी, अब देखो कंडीशनिंग तुम्हारी कैसी है। तुमने अपनी पहचान को दूसरे के बेसिस पे सेट किया कि नहीं किया? किसी ने अपनी कॉपी में लिखा महिला व्यक्तिगत? लिखा? लिखा? क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। इस समाज ने तुम्हारी कंडीशनिंग। सर से एक दिन पूछना, एक बहुत बड़े जो है दर्शन शास्त्री ने लिखा है, फिलोसफर ने लिखा है कि लड़कियां पैदा नहीं होती हैं, लड़कियां बनाई जाती हैं। और ये फैक्ट्री हर घर में लगी है। जब हम छोटे होते हैं लड़कों के खिलौने अलग हो जाते हैं, लड़कियों के खिलौने अलग हो जाते हैं। लड़कियां पैदा नहीं होती हैं, लड़कियां बनाई जाती हैं। बहुत बड़ी सामाजिक फिलोसफर ने यह बात लिखी है और बोला हर घर में फैक्ट्री लगी हुई है। तो आप सोच देखिए, आप लड़की हैं और मैं आप लोगों से पूछ रहा था महिलाओं की भूमिका, और आपने एज ए इंडिविजुअल आपने अपने बारे में लिखा, जबकि इस पूरी सृष्टि की शुरुआत केवल आपसे होती है और आपने अपने बारे में नहीं लिखा। तो दिस इज माइंडसेट, यही है वो माइंडसेट। आप अपने आप को, जब ये बताओ सशक्तिकरण आपका है, सब्जेक्ट आप हो, सब्जेक्ट आपकी थीम है, आपने एज ए इंडिविजुअल क्यों नहीं लिखा अपने बारे में? आप अपनी भी पहचान अभी जो लिख रहे हो वो किसी और के रेफरेंस से लिख रहे हो। किसी की पत्नी बनेंगे तो उसका सरनेम जुड़ जाएगा ना, किसी की मां बनेंगे तो उससे उसकी पहचान हो जाएगी। वेयर इज योर आइडेंटिटी? महिला सशक्तिकरण का पहला कोर कॉन्सेप्ट है, फेमिनिज्म का पहला कोर कॉन्सेप्ट है योर ओन आइडेंटिटी, हु यू आर। द होल जर्नी, होल स्ट्रगल इज आउट हु यू आर। तुम कौन हो भाई? महिला कौन है? मैं कौन हूं? दिस मैं, दिस आई is related to the I means identity, पहचान। क्योंकि पहचान से ही स्व की खोज होती है। मैं कौन हूं? अरे एसपी सर साथ में है, दर्शन के महान विद्वान, ब्रह्म तक लेके जाना है इनको, शंकराचार्य के अद्वैत तक, और तुम द्वैत का कॉन्सेप्ट चिल्लाए पड़े हो। तुम किसी की बेटी बता रहे हो, किसी की जो है वो बहन बता रहे हो, और तुम्हारी शुरुआत तुमसे होनी चाहिए थी। How many of you write this I, who I am? So this I, the believing in your own self is starting empowerment. 2 वर्ड है, हमने यहां शब्द इस्तेमाल किया महिला सशक्तिकरण। क्या वर्ड इस्तेमाल किया? सशक्तिकरण। एम्पावर, क्या वर्ड यूज किया हमने? एम्पावर। एम्पावर क्यों भाई? अब मुझे शक्ति देनी है, मैं तुम्हारे लिए 4 कानून बना दूं, तो उसके लिए तो पावरमेंट होना चाहिए ना। हमने एम्पावर वर्ड यूज क्यों यूज किया? मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे कानून बना देता, संसद से पास करा देता, 4 पुरुष बैठ के एक कानून बना देते। वाई वी यूज सशक्तिकरण?
नॉट शक्तिकरण। भाई दुर्गा माँ को हम शक्ति के रूप में पूछते हैं, तो हम यहां पावरमेंट यूज क्यों नहीं कर रहे, एम्पावर यूज क्यों कर रहे हैं? एंड वाई दिस प्रोसेस वेरी स्लो। हम 10 कानून बना दें, जैसे मान लो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना निर्भया केस के बाद, तो भारत में रेप के केस बंद हो जाने चाहिए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया, 6 महीने के अंदर फांसी, केस रुके, बढ़ गए। सेक्सुअल वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ हम बिल लेकर आए, बंद हो जाने चाहिए। खुले सड़क पे लोग सीसीटीवी के सामने जो है घूम घूम के चाकू मार दे रहे हैं। बेंगलोर का केस, दिल्ली का केस पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो कानून बनाने से इसका मतलब समस्या का सॉल्यूशन तो हो जाना चाहिए, हो गया होगा। जितने भी हीनियस क्राइम है सब रुक गए होंगे। तेजाब एसिड अटैक पे हमने बनाया, अब तो नहीं हो रहे होंगे। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न अब नहीं हो रहा होगा। वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट अब मेरे ख्याल से बंद हो गया होगा, बंद हो गया ना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है बढ़ गया, कम नहीं हुआ। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से बढ़ गया। तो इसका मतलब है कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप जो गलती कर रहे हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा है आज का, आप जो गलती कर रहे हो समाज गलती कर रहा है। क्योंकि एम्पावरमेंट तभी शुरू होता है when the self realization starts. If you are unable to self realize, if you are putting your identity कि हम किसी की बेटी हैं, किसी की जो है बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, तो सेल्फ रियलाइजेशन नेवर स्टार्टेड। एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट ही शुरू होता है आइडेंटिटी से, और आइडेंटिटी शुरू होती है आई से, हु आई एम। अब तुम्हारा माइंडसेट ऐसा रख दिया गया, देखो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो फ्री एनवायरमेंट में, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, तुम दुनिया भर के बारे में लिख रहे थे, तुम दूसरों की आइडेंटिटी, सो यू विल नेवर रियलाइज योर पावर। तो 243D में सरकार ने महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी, सही कह रहा हूं सर? वो महिला जानती नहीं कि वो पद प्रधान है, और प्रधान की पावर क्या होती, जनप्रतिनिधि की पावर क्या होती। डीएम से आंख मिला के बात कर सकती है। जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र में सबसे बड़ी पावर किसके पास होती है? जनप्रतिनिधि के पास होती है। द पर्सन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और उसको बेचारी को पता ही नहीं है कि वो गांव की प्रधान है, उसके नाम पे कोई और शासन चला रहा है। तो क्या उसको ये आर्टिकल संविधान के संशोधन से उसको पावर देने से उसकी स्थिति में कोई चेंज आया? नहीं आया। कब तक चेंज नहीं आएगा? जब तक रियलाइजेशन ऑफ आई नहीं होगा। एंड आई मीन्स आइडेंटिटी, कि जो भी अभी आपने अपनी कॉपियों में लिखा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे माहौल से है, फिर भी आप अपने बारे में नहीं लिख पाए, तो अंदाजा लगाओ गांव की महिला या जो पीड़ित महिला है वो कभी लिख पाएगी? नहीं। सो महिला सशक्तिकरण का कॉन्सेप्ट ही होता है रियलाइजेशन ऑफ आई। बर्ड सोच समझ के मैंने वर्ड दिया, पता नहीं इससे पहले तुमसे ये किसी ने डिस्कस किया कि नहीं किया। हमें सिलेबस पढ़ा दिया जाता है, हम पढ़ के निकल जाते हैं, 20 दिन के अंदर सिलेबस पूरा। हमसे कोई नहीं बताता ये महिलाओं की भूमिका शब्द है क्या, भूमिका में सेंट्रल आप हो। अब मैं आपको एक रियल केस स्टडी दिखाता हूं। बस्ती के डीएम थे, एक नया लड़का आईएएस बन के गया था बस्ती के डीएम के रूप में। तो एक दिन उसने बुलाई प्रधान की मीटिंग, नया नया लड़का था, ठीक है, प्रधान की मीटिंग बुलाई। अब प्रधान की मीटिंग में, अब बस्ती जो इलाका है ना, बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत बहुत सघन पैट्रियार्की है, महिला दहलीज नहीं क्रॉस कर सकती है। अब क्या हुआ, वहां पे लोग जो है मूंचोक तार, इससे पहले भी होता चला आया था, वो मीटिंग में पहुंच गए सारे पुरुष, और वहां की 50% सीटें जो है आरक्षित थी महिलाओं के लिए। तो उसने बुलाई मीटिंग प्रधानों की, सिलेक्टेड। अब यहाँ दुनाली उनाली लेके चलने की परंपरा है, वहां पे राजदूत चलती है, ठीक है, राजदूत बुलेट अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। अब पीछे एक आदमी जो है बंदूक लिए खड़ा, पहुंच गया उसके यहाँ, अपने ऑफिस में पहुंचा, बोला आप कौन? बोला हम चुन्नीलाल। बोला हाँ चुन्नीलाल कौन? बोला अरे वो जो है ना, हाँ हमारे यहाँ जो गांव है, हाँ हाँ उसकी जो प्रधान है उनके हम पति हैं। बोले आपको किसने बुलाया? बोले बड़ी देर तक सभ्यता से बात करता रहा, आपको किसने बुलाया? अरे वो आदेश आया था ना कि प्रधान लोगों की मीटिंग है। तो बोले हाँ प्रधान लोगों की मीटिंग है, आप कौन? बोले हम प्रधान पति। बोले ये कौन सी पोस्ट है बे? ऐसे ये कौन सी पोस्ट है बे? इसका इलेक्शन कब हुआ? बुलाया सिक्योरिटी को, इतनी निकल बाहर, इनको निकल, और ले 4 लाठी मार के बिना वैसे मत भेजना।
और भाई साहब कॉलर पकड़ पकड़ के निकाला गया। बोले 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं, जिस गाड़ी से आए हो दौड़ के जाके प्रधान को यहां पे उपस्थित करो, और अगर 1 घंटे के अंदर नहीं आई प्रधान यहां पर तो फिर समझ लेना कि हम पहुंचेंगे तुम्हारे घर। फिर जब IAS में पावर बहुत होती है मेरे भाई, बहुत पावर होती है, लॉ एंड ऑर्डर का मुखिया होता है वो। बोले 1 घंटे के अंदर प्रधान मुझे जो चयनित है, जनता ने जो चुना मुझे यहां मेरे ऑफिस में चाहिए। कई लोग एकदम मूंछों का कड़ा के आए थे, वहां पे जातिवाद का बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट चलता है। किसी ने अरे हम फलाने सांसद को जानते हैं, बोले निकाल इसको तो अलग से चाल लाठी मार, तुम्हारे सांसद को मैं देखता हूं अभी। और बोला 1 घंटे के अंदर, ये कुरुक्षेत्र में केस स्टडी आई थी, 1 घंटे के अंदर बोले यहां मुझे उपस्थित चाहिए, नहीं तो अगर मैं पहुंचा ना दल बल के साथ तो अब तुम्हारा उठना बैठना दोनों बंद कर दूंगा मैं, ऐसी ऐसी जगह लाठियां गिरेंगी तुम्हारे। और 1 घंटे के अंदर महिला पहली बार दहलीज से निकलकर, ये लंबा लंबा घूंघट, पहचान में नहीं आ रहा कौन चुन्नी देवी कौन मुन्नी, कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन पहली बार वो अपनी दहलीज पार करके ऑफिस पहुंची, घबराई हुई, एकदम कांप रही हैं कि यहां पे तो DM साहब डांटेंगे, वहां पति फिर पीटेगा। फिर वहां उनकी काउंसलिंग शुरू की, कई महिलाओं को बुलाया गया और ऑफिसर्स को, विश्वास भरा गया, देखा गया इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, अंगूठा लगाती हैं केवल, और यही बात निकल कर आई कि वो दे फॉरगेट हु दे आर। महिलाओं के सशक्तिकरण में जो सबसे बड़ी बाधा है, प्लीज इसको आंसर राइटिंग में जरूर कोट करना, महिलाओं के सशक्तिकरण में जो सबसे बड़ी बाधा है वो उनकी पहचान का खो जाना है, पहचान का खो जाना है। द लॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, लॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन वुमेन एम्पावरमेंट, द प्रोसेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा उनकी स्वयं की पहचान का खो जाना है। स्व की पहचान ही सबसे बड़ी पहचान है। कभी इस पर दर्शन पूछना सर से, बढ़िया टॉपिक देके जा रहा हूं, तुम्हारे लिए भी है। जब स्व की पहचान पे आप निकल पड़ोगे ना, हु आई एम, ये दुनिया का सबसे जटिल प्रश्न है। एक बार आदमी इसको खोजने निकल पड़ता है तो संसार छोड़ देता है, राजपाट छोड़ देता है, हु आई एम। तो ये सबसे बड़ी बात है। फिर क्या हुआ, उनके लिए महिला सामाख्या योजना में प्रौढ़ शिक्षा शुरू की गई, उनको रेगुलर मीटिंग में बुलाया गया, उनको ये उनकी काउंसलिंग की गई कि आप अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। और उसमें कुछ महिलाओं ने इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क किया, इतना बेहतरीन वर्क किया पंचायतों में, चाहे वो जल संरक्षण हो, चाहे सबसे बड़ी बात है ICDS में बहुत जो सफलता मिली, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, यानी जो आंगनवाड़ी हमारी, इतना सफलता मिली। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि आपने एक पुरुष को सशक्त किया तो वो अकेले सशक्त होता है, जब आप एक महिला को सशक्त कर देते हैं तो पूरा परिवार सशक्त हो जाता है। APJ अब्दुल कलाम साहब का ये कोट है, जब आप एक महिला को सशक्त कर देते हैं तो पूरा परिवार सशक्त हो जाता है। ICDS परियोजनाओं में जो मातृ पोषण है, जिसे हम लोग पोषण अभियान, अभी PM पोषण चला है, या मातृत्व वंदन योजना आप लोगों ने सुना होगा, इन सबका कोर यही है कि महिला को सशक्त कर दो, बच्चा और मां दोनों सशक्त हो जाएंगे। जननी सुरक्षा योजना और जननी सुरक्षा कार्यक्रम का कोर है ये, 2011 IAS प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। तो ये चीज है। तो महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका में सबसे पहले शुरू होता है आई। व्हेन यू हैव द स्ट्रगल ऑफ आई, यू विल डू। और देखिए कितनी भयानक कंडीशनिंग है कि आप सभी IAS की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं और आपने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज यू। ये जो रोल्स आप बता रहे हो ये तो चेंजेबल रोल्स हैं, ये तो पैट्रियार्की के साथ सामंजस्य का रोल है। भाई आज आप किसी की पत्नी है, नहीं उसके साथ बना, डिवोर्स हो गया तो क्या जीवन खत्म हो जाएगा? पहले के जमाने में होता था, अब तो ऐसा नहीं होता ना, अब तो ऐसा नहीं होता। हु यू आर, सो इन जर्नी ऑफ आइडेंटिटी योरसेल्फ, हु आई एम, यही महिला सशक्तिकरण की सबसे महत्वपूर्ण चीज है और यही रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हु आई एम आई एंटरप्रेन्योर, क्या मैं उद्यमी हूं? तो क्या हुआ, पुरुषों ने कई क्षेत्र आरक्षित कर रखे थे। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस ले लो, डिफेंस ले लो, एजुकेशन ले लो। तो डिफेंस में क्या था, पुरुष ही कॉम्बैट करेंगे। महिलाओं के लिए मेडिकल की सुविधा थी कि भाई पीछे से अपना बैक एंड में जाके मेडिकल का काम करो, मेडिकल स्टाफ बन जाना, नर्सिंग का स्टाफ बन जाना, ये तो था, नॉन कॉम्बैक्ट में था। आज तुम्हें क्या लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में सारे ऑफिसर खत्म हो रखे थे क्या? खाली 2 महिलाएं थी, केवल 2 महिलाएं थी, वही जाके पूरा जो पाकिस्तान उड़ा के आई थी। भाई पूरा देश, दुनिया का मीडिया कवर किए हुए थे। इसको सिंबॉलिज्म बोलते हैं। ये सिंबॉलिज्म है, सांकेतिकता। समाज किससे चलता है? सिंबॉलिज्म से चलता है, संकेत से चलता है। संकेत बहुत प्रभावशाली होते हैं, समाज को उद्वेलित करते हैं, मूवमेंट करते हैं,
सो फॉर द मोमेंटम ऑफ सोसाइटी सिंबोलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सांकेतिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब 2 महिला बैठ गई, पूरा देश इस समय कितने उबाल में था कि हमने पाकिस्तान को निपटा रखा है। अब पता चला कि 2 महिलाएं आके बोले हमने निपटाया। तो इसका मतलब है जो एक टैबू था, टैबू क्या था कि कॉम्बैट में फीमेल्स नहीं जा सकती, और ऐसा कॉम्बैट किया कि पाकिस्तान अब उड़ने लायक नहीं बचा है। तो अब ये बताओ इससे क्या होगा। आप देखिए पत्रकार तुरंत पहुंच गए पेरेंट्स के घर, माँ बाप ने क्या कहा, हमें अपनी बेटी पे बड़ा गर्व है। एक मंत्री जी उल्टा सीधा बोल दिया, अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्षमा करने के मूड में नहीं है। देख बात चल रही है उनके ऊपर, वो हर जगह से माफी मांग रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट। तो अब क्या हुआ, इससे बताओ माँ बाप के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आएगा ना कि हम अपनी बेटियों को भी कॉम्बैट में भेज सकते हैं, सेनाओं में भेज सकते हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देखो, कहां पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब क्या हो रहा है। 10th के रिजल्ट देखो, 12th के रिजल्ट देखो, यूपीएससी का रिजल्ट देखो, क्या दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है। लड़कों को ढूंढना पड़ा टॉप 3 में कि सर आप हैं कहां, सारी लड़कियां हैं। तो क्या हो रहा है, ये सिंबोलिज्म है कि भाई मेरी लड़की भी आईएएस बन सकती है। तो माँ बाप क्या होंगे, प्रेरित होंगे ना पढ़ाने के लिए। मेरी लड़की कॉम्बैट में भी जा सकती है, देखो पाकिस्तान को हमने उड़ा दिया, लड़ाकू जहाज उड़ा सकती है। सो दिस इज द सिंबोलिज्म। इससे ही सशक्तिकरण शुरू होता है। लेकिन अब आप देखो कि बाधा क्या है, कंडीशनिंग कितनी डीपन है कि आप आईएएस की तैयारी करो और आपने अपने बारे में नहीं लिखा। आपको रियल एग्जांपल देके बताया मैंने, आप अपनी आइडेंटिटी को दूसरे के हिसाब से तय कर रहे थे। सो ये जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा, और ये जितना डीपर होगा उतना ही हमारा जो है काम आगे बढ़ेगा। क्लियर हुआ। सो महिला सशक्तिकरण के लिए आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब गांव की महिला को कब होगा कि वो एक उद्यमी बन सकती है, एक नेता बन सकती है, वो आगे बढ़ सकती है, पढ़ाई कर सकती है, वो स्टार्टअप शुरू कर सकती है। गांव की महिला को ये आइडेंटिटी कब पहचान होगी, यही सबसे मुश्किल प्रश्न है। यही जितना ही आप इस लेयर में नीचे जाते जाओगे उतना ही आपको पता चलेगा यही आइडेंटिटी रियलाइजेशन सबसे कठिन है, सबसे कठिन है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो जैसे 2006 में क्वेश्चन आया, भारत में महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, बता सकते हो, आंसर दे सकते हो। अब इस क्वेश्चन को हमें ब्रेक कैसे करना है, ठीक है। अब यहां पर मैंने बताया 4 पार्ट में होगा। भारत में कहां के बारे में बात हो रही है, भारत में। तो इस पे स्पेशली इन्होंने महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है इसको रखने की बजाय भारत में महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है इसको क्यों रखा है। भाई उनके पास प्रिंटिंग मशीन में जो है ज्यादा इंक थी, ज्यादा छाप दिए। वाई दे यूज व्हाट इज मेंट बाय द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। इसका मतलब है कि देशों के समाज अलग अलग होते हैं। ब्रिटेन का समाज अलग है, अमेरिका का समाज अलग है, युगांडा का समाज अलग और भारत का समाज अलग है। हर समाज अपने देश और काल के हिसाब से चलता है। देश मतलब ज्योग्राफी और काल का मतलब होता है वो पर्टिकुलर कंटेम्प्रोरी टाइम। आज से 100 साल पहले की महिला इस तरह से जीन्स और पैंट पहन के नहीं क्लास में बैठ सकती थी। आज आप बैठते हो ना, आज आप फटलैया जीन्स भी पहनते हो, क्या बोलते हैं, रग्ड जीन्स पहनते हो कि नहीं पहनते हो। आज आपके लिए वो टैबूज नहीं है, लेकिन 100 साल पहले अंदाजा लगा के देखो। और 100 साल बाद क्या होगा, भगवान जाने, रोबोट्स घूम रहे होंगे चारों तरफ। तो अब आप इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो सही और गलत ये बाकी लोग देखेंगे। उसमें काल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समय कौन सा चल रहा है, ठीक है, देश और काल। अब भारत स्पेशली तुमसे कह रहा है कि भारत का समाज जो है उसमें महिलाओं की भूमिका क्या है। तो जैसे हमने बताया कि दैट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक है। और भारत, जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में ही आजादी की लड़ाई में भी तो महिलाओं की भूमिका रही है। ऐसी महिलाएं भी थी जो जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है, ऐसी महिलाएं भी थी आजाद हिंद फौज में जो फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती थी, ऐसी महिलाएं भी रही हैं जिन्होंने बम भी फेंके अंग्रेजों के ऊपर, फेंके ना। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो भारत को यहां क्यों रखा गया है, स्पेशली ट्रैप है तुम्हारे लिए। तो भारत एक भौगोलिक इकाई है, ज्योग्राफिकल, एक ऐतिहासिक इकाई है, एक सांस्कृतिक इकाई है, एक आर्थिक इकाई है और राजनीतिक इकाई है। तो भारत के इन सभी विविधताओं को ध्यान देते हुए ओवरऑल, यानी भारत में आप अगर महिलाओं के ही रूप में देखेंगे तो भारत में महिलाओं में ही तुम्हें पैराडॉक्स दिखाई पड़ता है। आप ओवरऑल नहीं कह सकते कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। भारत में महिलाओं ने वेदों की ऋचाओं का भी निर्माण किया है, भारत में महिलाएं वैज्ञानिक भी रही हैं, भारत में ही उन्होंने काव्यों की रचना की है। हम मीराबाई की बात करते हैं, हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं,
करते कि नहीं करते हैं? हम नारी की भी पूजा करते हैं। सवाल यह है कि यहां पर तुम्हें पैराडॉक्स दिखाई पड़ता है, विरोधाभास दिखाई पड़ता है। और भारत में ही ऐसा अंग्रेज कहते हैं सती प्रथा भी थी, पर्दा प्रथा भी थी, बाल विवाह भी है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं विरोधाभासी समाज। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स, विरोधाभास है। अब यहां जो कीवर्ड है वो है महिला सशक्तिकरण। अभी हमने क्या बताया? महिला सशक्तिकरण शब्द कहां से आएगा? द पावर विद इन नोन एज एम्पावरमेंट। पावर विद इन, एक होता है मैंने तुम्हें एक कानून बनाकर शक्ति दे दी, जैसे 243D क्या है? मैंने संसद से कानून बना के एक शक्ति दे दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना कि तुम प्रधान इलेक्ट हो जाने के बाद तुम जाओगी रोज मीटिंग करने, तुम बुलेट चलाने लगोगी। नहीं, हो सकता तुम घर के अंदर हो, घर के अंदर ही रहो, तुम्हें नहीं पता पेपर कैसे साइन करना है, तुम्हें एक पोस्ट मिल गई, लेकिन उससे तुम्हारी वास्तविक स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम ऑन पेपर हो केवल प्रधान, तुम्हारी कोई भी लाइफ में वो चीजें वैल्यू नहीं है। अब आपसे कोई उम्मीद कर सकता है कि बिहार में एक महिला मुख्यमंत्री बन गई थी, वो अंगूठा लगाती थी, उनके पति जेल चले गए तो उनको क्या हुआ? मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब तुम उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में बैठेंगी? वो उनसे उम्मीद कर सकते हो कि वो जो है वो पॉलिटिकल साइंस के डीप कॉन्सेप्ट को जो है वो मैकियावली के प्रिंसिपल को अप्लाई करें या किसके प्रिंसिपल को अप्लाई करें? कर पाएंगी वो? उनके लिए तो सुबह शाम तक ये तक भैंसिया गोबर दी कि नहीं दी है। एक मूवी आई थी उनके ऊपर, देखना उस पर, उनको पकड़ के ऑफिस ले जाया जाता था कि आपको जाना पड़ेगा ऑफिस। बोले हम जो ऑफिस जा क्या करेंगे, हमें भैंसिया दूध कौन निकालेगा? तो जीवन भर उन्होंने यही काम किया है। तो यहां पर बात है एम्पावरमेंट, यानी पावर विद इन। पावर विद इन, तो पावर विद इन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, हनुमान जी सबसे बेस्ट एग्जांपल। पवन पुत्र, बहुत शक्तिशाली, ठीक है। जब उनकी ठोड़ी पे वज्र लगा था तो उनको बड़े आशीर्वाद मिले। तो क्या आशीर्वाद था? इंद्र ने कहा कि अब वज्र से भी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अग्नि देवता ने कहा कि मेरे सूर्य का, मेरे ताप का एक सवा हिस्सा हनुमान जी को मिल जाएगा। हनुमान यानी जिसके हनु, ठोड़ी पे जिसके चोट लगी हो। तो जब वो सूर्य को निकल गए थे, पवन देव ने कहा, जल देवता ने कहा इसको कोई भी हथियार अब काम नहीं, कोई इसको डुबा नहीं पाएगा। तो एक तरह से अजय हो गए। अग्नि देवता ने कहा कि कोई भी शत्रु इसके ऊपर विजय प्राप्त ही नहीं कर सकता, हराया नहीं जा सकता। लेकिन क्या हुआ? एक श्राप मिल गया और वो अपनी सारी शक्तियां भूल गए। अब सीता की खोज करनी थी, माता सीता की, जाके समुद्र किनारे विलाप करने लगे, भाई ये इतना बड़ा 7 योजन समुद्र हम कैसे पार करें? उनको 7 योजन बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा था। तो उनके गुरु आते जामवंत, बोले रियलाइज इट, राइट टाइम है, रियलाइज करो इसको। तुम कौन हो? पवन पुत्र हो। ये जो 7 योजन समुद्र है तुम्हारे लिए, ये ना ये चुटकी बजाने जैसा है तुम्हारे, तुम ये पूरा ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आ सकते हो। तुम वो थे जो एक छलांग में, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानू, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। तुलसीदास जी ने कैलकुलेट करके बता दिया 1.5 करोड़ किलोमीटर। तो 1.5 करोड़ किलोमीटर जाकर सूर्य को निकल जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाओ उनकी शक्तियां क्या थी। लेकिन क्या हुआ? दे फॉरगेट इट। तो क्या हुआ? जब उन्हें रियलाइज हुआ कि यस मैं पवन पुत्र हूं, ठीक है, और मेरे पास इतनी शक्तियां, क्या हुआ फिर? उसके बाद निकल लिए लंका, ठीक है। वो तो ये था कि भाई कैरेक्टर बनाना दे, रावण को मार मार के वो भुरता बना देते वहीं पे। एक ही दिन गए, पहली यात्रा में ही सोने की लंका जला के चले आए, पूरी पूरी खाक हो गई, रहने के लिए घर नहीं बचा उन लोगों के पास। तो इसका मतलब है क्या? पावर विद इन। तो क्या उनको किसी ने पावर दी हनुमान जी को? नहीं, पावर थी, रियलाइज करना था उन्हें कि यस आई एम पावरफुल। सेम वुमेन एम्पावरमेंट यहां पर है, पावर विद इन। जब महिला जो है वो इस पावर को रियलाइज करती है, आइडेंटिटी के बारे में बात करती है, हु आई एम। जैसे आपने अभी इतना कुछ लिखा भूमिका के बारे में, आपने अपने बारे में नहीं लिखा, बिकॉज यू माइंडसेट तुम्हारा सालों से तैयार किया गया था, 20-20 साल से, 15-15 साल से, कि बेटा तुम बचपन से यही हो तुम, यहां तुमने लिख दिया भाई। तो ये चीज है। तो पूछ रहा है महिला सशक्तिकरण, 2 वर्ड हैं, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ड। किसके डोमेन में लिखना है? किसके डोमेन में? भारत के संदर्भ में। तो भारत का समाज, अब आप ये लिख दो फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रैप है। अगर आपने भारत शब्द को बहुत जानबूझ के दिखाया, जैसे कुछ लोग बहुत जोश में आ जाते हैं, भारत पितृसत्तात्मक है, यानी हर महिला पीटी जा रही है यहां पे, हर पुरुष मूछों पे जो घी लगा के आता है, पहले शाम को चप्पल चप्पल बरसाता है, ऐसा होता है क्या?
तो तुमसे जो यही काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर जैसे लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होंगे तो बेटा बेटा जरा ये जो गांगुली थी भारत की पहली डॉक्टर अंग्रेजों के समय, वो कहां से आई थी? आजाद हिंद फौज में जो महिलाएं वायरलेस रेडियो ऑपरेट करती थी वो कौन थी? भीकाजी कामा कौन थी? ठीक है, या थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो महिलाएं इतनी प्रबुद्ध थी वो कौन थी? प्राचीन समय में चले जाओ तो गार्गी कौन थी? लोपामुद्रा कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी जिन्होंने शंकराचार्य से इतना लंबा चौड़ा जो है शास्त्रार्थ किया था कि पसीने छूट गए थे शंकराचार्य को भी, वो कौन थी? मध्यकाल में आ जाओ तो चालुक्य राजा, आप पढ़िए हमारा इतिहास की किताबें, हमसे भाई मोहम्मद गौरी को जो है पसीना छुड़वा दिया था वो नारी ने, कमर में तलवार टांग के जो चलती थी चालुक्य सम्राट, उनकी जो वहां की रानी थी गजनी की, गौरी की हिम्मत नहीं हुई उसमें घुस जाए उसमें। रजिया सुल्तान कौन थी फिर? अगर नारियां नहीं थी तो फिर भाई ये कौन थी भाई? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि भारत में जो यहां वर्ड भारत दिया गया है बहुत सोच समझ के इसमें इस्तेमाल करना है, एक तरफा नहीं जाना है, बैलेंस क्रिएट करना है आंसर राइटिंग में। आप जरा सा भी इमोशनल हुए वही मामला आपका साफ हो जाएगा, इसका मतलब आप भारत को नहीं समझते हो। और आईएएस टॉपर टीना डाबी ने क्या लिखा अपने इंटरव्यू में, क्या बोला था? अगर यूपीएससी टॉप करना है तो एक चीज जान लो, भारत को जानो। पहला आपके अंदर गुण होना चाहिए, नो योर कंट्री, भारत को जानो। कोई दूसरा आपसे कह रहा कौवा कान ले गया तो आप लगे कौवे के पीछे दौड़ने, कान चेक करो पहले। डन। अब इसमें क्या है, सपोर्टिंग वर्ड क्या किसके रेफरेंस में लिखना है? भारत के। क्या लिखना है? कीवर्ड क्या है? महिला सशक्तिकरण, नपे तुले शब्द में लिखना है। फिर कह रहा है का अर्थ क्या है, यानी मुझे इसके एग्जैक्ट मीनिंग के बारे में डिस्कशन करना है, यानी जो मुझे नेल करना है, यानी जहां पर मुझे कील ठोंक देनी, खूंटा गाड़ देना है, वो क्या है? इसमें टेल नहीं है क्योंकि सीधा सीधा है, तो इसमें सिंपल है कि भारत में किसके रेफरेंस में, सपोर्टिंग क्या है, कीवर्ड क्या है, महिला सशक्तिकरण। का अर्थ यानी कि मुझे महिला सशक्तिकरण के पैराडॉक्सेस के बारे में बात नहीं करनी है, टू द पॉइंट। मेरा जो है नेल वर्ड क्या है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, लेकिन किसके रेफरेंस में? अमेरिका में महिला सशक्तिकरण अलग हो सकता है, ब्रिटेन में अलग हो सकता है, भारत में अलग है। एग्जाम्पल देता हूं, ब्रिटेन वाले अपने आप को बहुत प्रगतिशील समाज कहते हैं, सर मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं सही हूं तो 1962 तक महिलाओं और गरीबों को वहां पर वोटिंग राइट्स नहीं थे। अमेरिका में काले लोगों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वोटिंग राइट्स नहीं थे। क्यों नहीं थे? मैं बात कर रहा हूं भारत की आजादी के बाद भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। क्यों? वहां पे एक नियम था कि आपके पास जब इतना पैसा होगा, इतना धन होगा, तभी आप वोट दे सकते। ब्रिटेन की बात कर रहा हूं जिसने हमें जाके जॉन शोर कहता है, वो चोर, कि भारत कभी राष्ट्र नहीं हो सकता। वो चोर जाके कैम्ब्रिज में खड़ा होकर ये बात कहता है, लोग आंसू बहाते हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन की बात करते हैं, रुडियार्ड किपलिंग, कि हम श्वेत लोगों के ऊपर वाले ने, जीसस ने इतना भार दिया है काले असभ्य लोगों का, हमें असभ्य कहता था वो, कि वो हमें शिक्षित करने आया है। ये वो लिखता है हमारे बारे में। उनके यहां महिलाओं और गरीब लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। और हम जब आजाद हुए तो हमने क्या किया, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, यानी सभी लोग जो वयस्क हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे गरीब हो, भारत के किसी भी क्षेत्र से आते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी हमने एक्सेप्ट की थी, किया था। हम दुनिया के उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार को हमने शामिल किया था। और दुनिया का सबसे परिपक्व लोकतंत्र कहने का जो है उसको कौन लेता है अधिकार? ब्रिटेन लेता था, कि हम सबसे मैच्योर जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी। वोटिंग राइट तुम्हारे पास है नहीं चाचा। तो भारत में क्या है, मामला अलग है, इसीलिए ये ट्रैप है। ये जो शब्द एक लिख दिया ना भारत में, ये ट्रैप है। तो जब तक तुम इसको नहीं समझ पाओगे, इसको नहीं डिफाइन कर पाओगे, एक तरफा आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे, टेक योर टाइम, 1 महीना टाइम लेंगे यार, तोड़ेंगे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में। आज के बाद जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, सपोर्टिंग वर्ड क्या है, मेन वर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है, टेल क्या है, नेल क्या है, हम इसके बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजिंग महिला सम्मेलन 1995 में पारित कार्य हेतु पंच प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की मुख्य सिफारिशें क्या थी? अब ये क्वेश्चन का नेचर क्या है, बीजिंग महिला सम्मेलन, उस साल कोई एक सम्मेलन हुआ बीजिंग में, वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें क्या होता है, जब हम कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आज के बाद एक आदत डालो,
जो भी मेन कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन, इस बार कॉप आया ना प्रीलिम्स में, पढ़ाया था, कॉप 28 आ गया। तो जहीं भी कोई भी अगर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसके आउटकम, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशंस, उद्घोषणा। जैसे G20, कॉप, महिलाओं का सम्मेलन, पॉल्यूशन पर कुछ बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी पर कोई बात हो रही है, सोलर एनर्जी पे कोई बात हो रही है, कहीं पर भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे रामसर सम्मेलन हो, चाहे UNFCCC के बारे में बात हो रही हो, उसका डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उद्घोषणा? किसे कहते हैं? जब भी कोई सम्मेलन होगा, कोई अकेला व्यक्ति उसके बारे में बात नहीं करेगा। तो क्या होता है, जब उसमें चर्चाएं होती, परिचर्चाएं होती, तो उसमें लास्ट में एक सभी ज्वाइंट जो है डिक्लेरेशन निकल कर आता है, संयुक्त उद्घोषणा। यानी कि मान लो किसी चीज में 100 मेंबर हैं, तो 100 मेंबर मिलकर बात करेंगे कि हमारा ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकल कर आया है कि हम इस विषय पर ये कार्य करेंगे और हमारे देशों में ये क्या होगा, मान्य होगा, हम ये मान्य करते हैं, हम इस लक्ष्य को पाने का प्रयास करेंगे। जैसे कॉप 28 में हमने किया, कॉप 25 में हमने किया, पेरिस में हमने किया कि भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे, हम ग्रीन एनर्जी को बढ़ाएंगे। ऐसे ही आज के बाद जब भी कभी भी कोई, तो हम लोग पहले याद करते हैं किसने, पहला तो ये वर्ड होना चाहिए, कहां ये सम्मेलन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको आयोजित कर रहा है, कहां हुआ, ये तो छोटे छोटे बच्चों वाली बात होगी। तो अब तो यूपीएससी में सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब बात होगी ज्वाइंट डिक्लेरेशन, इसका क्या निकल कर आया, आउटकम क्या है इसका। ज्वाइंट डिक्लेरेशन आदत डालो पढ़ने की, एक नजर पढ़ डालो इस पे कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकला क्या इसका। यूपीएससी का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा वहां पे, क्या उद्घोषणा हुई है, और दूसरा ये बाइंडिंग है या नहीं है, दूसरा ये बाइंडिंग है या नहीं है, बाध्यकारी है या नहीं है। तो यहां पे कह रहा है, व्हाट वर द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन PFA एडॉप्टेड द बीजिंग वुमेन कॉन्फ्रेंस। किसके बारे में लिखना है? अब आप महिला सशक्तिकरण के बारे में यहां नहीं लिखेंगे साहब, आपको जो पूरा क्वेश्चन है वो किसके हिसाब से है, कीवर्ड क्या है, कह रहा है जो भी आपकी सिफारिशें रही हैं इस प्लेटफॉर्म पर डिक्लेरेशन, वो क्या थी। यानी आपको सारा आंसर किसके रिगार्ड लिख रहा है, बीजिंग वुमेन कॉन्फ्रेंस के रिगार्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल, परीक्षण कीजिए भारत में ग्रामीण महिलाएं, आ जाओ, अभी जो चर्चा हुई, परीक्षण कीजिए कि भारत में ग्रामीण महिलाएं पंचायती राज प्रणाली में अपनी सक्रिय सहभागिता के द्वारा किस प्रकार सशक्त हो गई हैं। अभी देखो एग्जांपल दे दिया। अच्छा, ये इंडियन सोसाइटी का जब आंसर आप लिखेंगे, पॉलिटी का जब आंसर लिखेंगे, अगर आप उसमें कंटेम्प्रोरी एग्जांपल नहीं दे रहे हैं और केवल सिद्धांत दे रहे हैं, नंबर भूल जाइए। सही हूं सर? अगर आपने कंटेम्प्रोरी मतलब आपने सिद्धांत लिखा, क्या सर ये है वैसा है, अगर आपने कोई कंटेम्प्रोरी एग्जांपल नहीं दिया, भूल जाइए मार्क्स। कि हमने राम आहूजा से उठाया, नोट से उठाया और लिख दिया, तो यहां पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कह रहा है परीक्षण कीजिए, ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को चलो तोड़ लेते हैं। कैसे? एग्जामिन, द वर्ड इज एग्जामिन, परीक्षण, ये है तुम्हारा टेल वर्ड, लिखा सबसे पहले, पूछ सबसे पीछे होती है ना जानवर की, लेकिन फंसा ले गया। यहां वर्ड है एग्जामिन। एग्जामिन कैसे करते हैं, परीक्षण किसे कहते हैं, परीक्षण करते किसका है, ये बताओ। यूपीएससी के एक एक वर्ड की वैल्यू करना शुरू करो। हैंडल विद केयर सिखा रहा हूं सर, हैंडल विद केयर सिखा रहा हूं। परीक्षण करते किसका है? तुम लोगों ने नहीं किया कभी परीक्षण? अरे खाने पीने की चीज, यार ये लग तो यही रहा है, गुड़ है कि चॉकलेट है, तो क्या करते हो, आके देखते हो ना, अरे यार ये चॉकलेट जैसा दिख रहा था लेकिन ये गुड़ का टेस्ट आ रहा है, क्या ये चॉकलेट है, होता है कि नहीं होता है? कोई नमकीन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो आप उसको क्या करते हो, तो स्वाद लेके देखते हो ना। अरे लाओ यार देखते हैं ये लेदर है या रैगजीन की जैकेट है, कह रहा था लेदर की जैकेट है, ये तो यार, अरे ये तो कपड़ा है जो बाहर से लेदर का दिख रहा था, उसका क्या करते हो, परीक्षण करते हो, एग्जामिन। तो एग्जामिन करने के लिए क्या होता है, एग्जामिन करते किसका है, अज्ञात का। भाई जिसके बारे में तुम्हें पता है उसको तुम एग्जामिन करोगे। अब मान लो तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, यूपीएससी में आईएएस बनने योग्य हो, इसके लिए यूपीएससी क्या करता है, तुम बोलो देखिए सर मैं तो अपने माथे पे टैटू बनवा रखा है आईएएस का, यहां से यहां तक टैटू बनवा लो, तुम खूब टैटू बनवा लो, यहां मुंह पे भी आईएएस लिखवा लो, माथे पे बोलिए देखिए माथे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखवाया, मैं देखिए हर चीज जो है क्वेश्चन पूछता हूं।
आईएएस बन जाओगे? बन जाओगे? हमने बोले मेरे कमरे के पेंट टीना डाबी के जो है वो चेहरे से करा रखा है, बन जाओगे आईएएस? तो यूपीएससी कैसे कहेगा आप आईएएस बनोगे? क्या करेगा? आप लाख दावा करो, देखिए सर हम बहुत हैंडसम भी हैं, आईएएस हमारा चेहरा भी बहुत मिलता है। कोई लड़की कहने देखिए मैं तो साड़ी पहन के क्लास जाती हूं, मैं बचपन से ही आईएएस बनने के लिए। बन जाओगे आईएएस? तो यूपीएससी क्या करेगा? वो आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। फिर एग्जामिन करने के लिए कि मान लो रट्टू तोता हो, तो रट्टू तोता होने के साथ साथ तुम्हारे पास बौद्धिकता भी है और इसके बाद तुम रोबोट नहीं हो, बोल भी सकते हो, तो इसके लिए 3 तरह के एग्जाम बनाए कि भाई चलो ये देखते हैं कि प्रीलिम्स में तुम्हारे पास क्या है। फिर जब प्रीलिम्स से निकल के बोले हाँ ये देखो लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, तो फिर क्या करते हैं? रिटन एग्जाम होता है, उसमें भी भाषा भी चेक करते हैं, उसके बाद ऑप्शनल भी चेक करते हैं, जीएस भी चेक करते हैं, एसए भी चेक करते हैं। इतने के बाद भी चयन थोड़े ना है, उसके बाद मिलने के लिए बुलाते हैं कि भाई जिनसे हम बात कर रहे हैं, मान लो रटवट लिया, ये बोल पाएगा, ये आदमी है या जानवर है ये? तो फिर तुम्हें कहां बुलाते हैं? इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जाते हो ना धौलपुर हाउस, वहां जाके इंटरव्यू दे के आते हो। फिर वो पीछे से पूरा मार्क्स जोड़ते हैं कि ऐसा तो नहीं किसी स्टेज पे आराम करने की मुद्रा में आ गए हो, जीएस अच्छी कर ली, ऑप्शनल डुबो दिया हो, सब कुछ अच्छा है, इंग्लिश में ही फेल हो गए, भाषा ही नहीं आती। तो फिर वो सारा चेक करके एक फाइनल रिजल्ट तुम्हारा बनाता है, उसके भी तुम्हारी रैंकिंग तय होती है। तो क्या किया उन्होंने? परीक्षण किया। तो परीक्षण एग्जामिन शब्द है, तो इसको निकालो ना, ये तुम्हारा पूंछ है। पूंछ क्या काम करती है जानवर में? पूंछ की क्या वैल्यू होती है? पूंछ किस लिए होती है? साफ सफाई करने के लिए। वाह, हमें पता था यही आंसर आएगा। और मेरी छड़ी के भी कई उपयोग हैं। ये सिर्फ मेरे जो है वो दर्द में सहारा देने के लिए नहीं है, ये कई लोगों को सीधा करने के लिए भी है। बताएं कैसे यूज करें हम इसका? हाँ, तो पूंछ किस लिए काम आती है? आपकी और हमारे अंदर भी है, पता है आपको? हमारी बॉडी में एक पुच्छ कशेरुका है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में कुछ, हम जो है जानवर से निकले हैं, इसके लिए हमारी जो ये टेल एंड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके लास्ट में एक, सबसे लास्ट में एक मेरु पाई जाती है। हमारी बॉडी में कई अपशिष्ट ऑर्गन है जिनको हम यूज नहीं करते हैं। तो ये पुच्छ कशेरुका हमारी एक्सटेंशन है, एग्जाम में आया हुआ है। हमारी आंखों के आगे देखो एक हल्का सा एक आपको दिखाई पड़ता है व्हाइट व्हाइट, ये जब हम पानी में थे ना, तो ये हमारे उभय लिंगी होने का कि हम पानी में थे। तो जब कोई जानवर पानी में होता तो उसकी आंखों के ऊपर एक लेयर आ जाती। देखिए हमारे आंखों के कोने में, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या है? सेलुलोज। जब हम बिना पका हुआ खाना खाते थे, सीधे घास चरते थे, तो अपेंडिक्स था। हम मांस फाड़ के खाते थे, ये हमारे ये जो 2 कैनाइन टीथ है, क्यों है हमारे? तो हम जानवर थे, कुछ लोग अभी भी हैं, तो वो इसीलिए हैं। तो थोड़ा अपने बारे में जानो। तो पूंछ का काम क्या होता है? पूंछ का काम होता है एरोडायनेमिक बैलेंस बनाना। जब जानवर तेज दौड़ते हैं तो पूंछ जो है वो क्या करती है? एरोडायनेमिक बैलेंस बनाती है। तो पूरे आंसर को डिफाइन कौन करेगा? एग्जामिन। अब एग्जामिन शब्द से क्या समझ में आया तुम्हें? परीक्षण। परीक्षण, परीक्षण में दोनों पक्षों को देखना पड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि आगे जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये देखने में तो लिख रहा है कि भारत में ग्रामीण महिलाएं पंचायती राज प्रणाली में अपनी सक्रिय सहभागिता के द्वारा किस प्रकार सशक्त हो गई हैं। क्या डिक्लेरेशन कर रहा है? सशक्त हो गई हैं। हर महिला अब पंचायत भवन पहुंचने लगी है, ग्राम सभा की मीटिंग करने लगी है। डीएम के साथ तो रोज उठना बैठना है, और डीएम को तो ऐसा फटकार के रखी है सारी महिलाओं की, क्या बताएं। अब ये ट्रैप है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट डिक्लेरेशन को फोकस कर रहा है। कह रहा है यहां, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर आप ये पूछ नहीं समझ पाए ना तो मार देगा तुम्हें। भारत में ग्रामीण महिलाएं पंचायती राज प्रणाली में अपनी सक्रिय सहभागिता के द्वारा किस प्रकार सशक्त हो गई हैं। ठीक है। रूरल वुमेन इन इंडिया हैव बीन एम्पावर्ड बाय देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज सिस्टम। पढ़कर कैसी फीलिंग आ रही है? पढ़कर कैसी फीलिंग आ रही है? अफर्मेटिव। ईमानदारी से बताओ कि नहीं आ रही कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, सरकार की जो परियोजनाएं वो तक पहुंच रही हैं, सारी महिलाएं ग्राम सभाओं तक मीटिंग करने जाने लगी हैं, सारी महिलाएं कंप्यूटर सेंटर में बैठ के कंप्यूटर चला रही हैं और सारा डाटा फीड कर रही हैं। वाह क्या बात। तो अंगूठा कौन लगा रहा है फिर? अंगूठा कौन लगा रहा है? 40% महिलाएं अभी भी बैंक से पैसा निकालने के लिए अंगूठा लगाती हैं। बताओ। और अब बताओ,
तो ये यहां अफर्मेटिव दिख रहा है, लेकिन एग्जाम उसके शुरुआत में क्या कह रहा है? परीक्षण कीजिए। इसका मतलब ये बात सही भी हो सकती है और ये बात गलत भी हो सकती है। अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों। जो मन में लड्डू फूटा, हाँ बेटा दूसरा फूटा, नहीं फूटना है, इसको बैलेंस करके रखना है कि नहीं भाई हर जगह ऐसा नहीं है, हां है लेकिन सीमित, लिमिटेड। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहां पर कौन बताएगा? ये एग्जामिन। एग्जामिन शब्द का मतलब है कि लेट मी एग्जामिन, मुझे इसका परीक्षण करने दीजिए। तो आप किसके बेसिस पे करेंगे? केस स्टडीज के बेसिस पे। और उसको कहां से तुम्हें मिलेंगी? जब आप योजना, कुरुक्षेत्र और न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे। कितने लोग सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? 1 2। पूजा तुम्हारा हर एक्टिविटी में हाथ नीचे क्यों है? दोनों हाथ किसी तुम्हारा बांध दे ऊपर, कम से कम ये तो फीलिंग है कि तुम हर बात पे हाथ उठाती हो, हैं? हाँ जी सर, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए जितने भी लोग हैं। चलिए, अच्छा अब इसमें बताइए कीवर्ड क्या है? कीवर्ड आंसर लिखना है। तो आंसर लिखना, खाना बनाना दोनों एक जैसा होता है। खाना कैसे बनाते हैं? लड़कियों से तो पूछना ही प्रश्न बेकार है आज की डेट में। इन्होंने खाना बनाना ही छोड़ दिया है। खाना कैसे बनाते हैं? खाना किसको किसको बनाने आता है? ईमानदारी से बताओ। नारी सशक्तिकरण के मैगी वैगी बना लेते हो? खाना बनाने आता है? खाना बनाने आता है? शाबाश शाबाश। खाना कैसे बनाते हैं? अरे पहले डिसाइड करते बनना क्या है। घर में बवाल ही होता है आज खाने में क्या बनेगा। तुम्हारे पापा और मम्मी की लड़ाई का 70% हिस्सा इसी बात से तैयार होता है, आज रात में क्या बनेगा। पिताजी का एक ही जवाब होता है, कुछ भी बना लो। अरे कुछ भी, ये आदमी पागल करके रख देगा। कुछ भी क्या बना ले? अच्छा रुको, आलू मटर बना लो। अभी 2 दिन पहले तो आलू मटर खाए थे। अच्छा एक काम करो, आलू गोभी बना लो। हाँ इस मौसम में गोभी मेरे बाप लोग खुद के लेकर आएंगे। अच्छा एक काम करो, तुम पनीर बना लो। पनीर तुमने सुना 84% नकली आने लगा है। पनीर खाएंगे, पूरा घर बीमार पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, दाल चावल बना लो। दिन में किसने दाल चावल खाए थे? यार कुछ भी बना लो। देखा, ये आदमी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये है पुरुषों की जिंदगी। ठीक है, ये है पुरुषों की जिंदगी। कुछ सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते। पुरुष सशक्तिकरण चूंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं जा सकता। फिर भी तो क्या करते हो? पहले डिसाइड करते हो क्या बनेगा, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके इंग्रेडिएंट इकट्ठा करते हो। तो लेट्स डिसाइड इट। हमें आंसर लिखना है। हम अभी पूरे अगले 3 महीने में खाली मसाला, धनिया, ये सब, जैसे कुछ लड़कियां पहली बार किचन में जाती हैं तो उनको गरम मसाला और चाय पत्ती के बीच का अंतर नहीं पता होता है। मम्मी ने कहा इसमें गरम मसाला पड़ेगा, और उन्होंने देखा था मम्मी ने 3 बार हाथ इधर किया था और वहां पे चाय पत्ती का डब्बा रखा है, उठा के डाल दिया। चीनी, पिसी हुई शक्कर और नमक के बीच का अंतर नहीं पता। ठीक है, बढ़िया पनीर की सब्जी में वो शक्कर डाल के बनाया। इंग्रेडिएंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो खाने वाला खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हर घर की कहानी हो सकती है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब। बोले क्या हुआ, आपके दांत वांत टूटे हुए हैं और मुंह पे बड़ी चोट आई है, क्या हुआ? बोला वो बीबी ने केक बनाया था। बोले अगर ऐसा केक था तो खाने से मना क्यों नहीं कर दिया तुमने? बोले सर वही तो किया था। वही केक चला के मारा उसने। और उसके बाद जो है मैं आपके सामने हूं। तो कई बार जो है बहुत धर्म संकट भी क्रिएट हो जाता है। अब बताओ इंग्रेडिएंट क्या डालोगे इसमें, लिखोगे क्या? कीवर्ड क्या है इसका? सपोर्टिंग वर्ड क्या है इसका? और कीवर्ड क्या है इसका? टेल वर्ड क्या है इसका? नेल वर्ड? जल्दी बताओ, चलो शुरू करो। मसाला क्या डालोगे? जहां नमक डालना वहां नमक ही डालना है। बताओ, लिखो कॉपी में, क्वेश्चन लिखो। आंसर राइटिंग तो सर करा रहे हैं, मैं जो है वो क्वेश्चन राइटिंग करा रहा हूं। और टाइम मिले ना तो ऑनलाइन एक क्लास ज्वाइन कर लेना, ऐप पे ही है। ये क्वेश्चन की कैटेगरीज कैसे डिसाइड करते हैं। दोबारा तो मैं क्लास पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो सर के साथ जो है प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी मिल जाएगी तुम लोगों को। ठीक है, चलो आंसर लिखो जरा जल्दी से, बताओ इसमें कीवर्ड क्या है, किस इंग्रेडिएंट पे लिखोगे?
बता नहीं रहे हो, लिखो, अभी एसपी सर चल के चेक करेंगे। हाथ में डंडा ले लिया आज मेरे कहने से, आज डंडा इनके हाथ से छूट ही नहीं रहा है। हमने जो आज इनको जो है भगवत गीता ज्ञान दे दिया है। नैनम चंद्रंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन त्यापो न शोष्यति मारुता। मैंने बता दिया आत्मा अजर और अमर होती है, सब शरीर है। ठीक है, आत्मा वस्त्रों की तरह ये शरीर छोड़ती है और दूसरी पकड़ती है, और सर ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया। तुम्हारा शरीर छुड़वा के मारेंगे। हाँ, जल्दी से आंसर लिख लो, ठीक है, नहीं तो अब बहुत ज्यादा कि कहीं शरीर छुड़वा ना दे, तुम्हारी आत्मा दूसरा शरीर ना ढूंढना शुरू कर दे। हाँ, और 2-4 लोग इस काबिल हैं। फिर यहां बात आ गई भारत की। दूसरा, ग्रामीण महिलाएं। भारत में महिलाओं की भी अगर हम 2 कैटेगरी करें तो भारत और इंडिया में बड़ा फर्क है। भारत में ऐसी भी महिलाएं हैं जो लुटियंस में बैठ के हजारों रुपए की कॉफी पीते हुए शशि थरूर के साथ इंग्लिश में चर्चा करती हैं। जब मैं शशि थरूर कह रहा हूं तो तुम समझ ही रहोगे इंग्लिश का क्या स्टैंडर्ड है। ठीक है, भारत में नीरा राडिया और ऐसी बहुत सी आपने देखा सांसद हैं महिलाएं, उनके वो भी हैं भारत में। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकेशन किसके बारे में बात हो रही है? ग्रामीण महिला। जब भारत के बारे में बात करोगे तो ग्रामीण क्षेत्र को हम लोग वंचित क्षेत्र कहते हैं, यानी वो सुविधा संपन्न नहीं है, तो रिसोर्सफुल नहीं है। और रिसोर्स क्या काम करता है? रिसोर्स क्या काम करता है? शाबाश, एक ही बच्चा है मेरी क्लास में, निशा। अभी दिन का, निशा का मतलब रात होती है। तो निशा जी ये बताइए, आपको बताया था रिसोर्स आर द अटमोस्ट कंडीशन फॉर द वैल्यू एडिशन इन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन की आवश्यक शर्त होती है। बिना संसाधन के, बिना भी कॉपी छीन ले और तुमसे कहूं आंसर राइटिंग करने को, लिख लोगे? तो तुम्हारे लिए इस समय कॉपी और पेन क्या है? तुम्हारे लिए रिसोर्स है। तो रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामीण भारत का मतलब क्या हुआ? ग्रामीण महिलाएं ये वंचना का शिकार है, एक्सक्लूडेड हैं। पंचायत राज प्रणाली में अपनी सक्रिय सहभागिता के द्वारा किस प्रकार सशक्त हो गई हैं? एम्पावरमेंट कैसे इनका हो रहा है? अब तुम में से मुझे बताओ, किसने कीवर्ड ग्रामीण महिलाएं लिखा? किसने पंचायती राज लिखा? इसमें कीवर्ड है, किसने लिखा, किस प्रकार? वो आंसर में मैकेनिज्म पूछ रहा है। ये जितनी कहानी थी ना, वो सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए थी, वो सब सपोर्टिंग वर्ड है। कहां की? ग्रामीण भारत की पंचायती राज प्रणाली में। वो पूछ रहा है किस प्रकार सशक्त हुई। यानी इस क्वेश्चन का जो मेन वैल्यू है वो क्या है? मैकेनिज्म। यानी वो तुमसे क्या पूछ रहा है? प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट, हाउ। तो उनके हाथ में कितना पैसा आया, कितनी पॉलिटिकल पावर आई, डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सशक्तिकरण, किसी भी वर्ग के सशक्तिकरण का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर दो। इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बोलो। जब आप किसी को भी निर्णय लेने की क्षमता में शामिल कर दोगे तो उसके सशक्तिकरण का आरंभ शुरू हो जाता है। जैसे मैं ही तुम में से किसी को एक मॉनिटर बना दूं, या कल को एक प्रबुद्ध कमेटी बना दूं तुम्हारी, कि इस क्लास की साफ सफाई, इस क्लास की चीजों के अटेंडेंस की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो तुम एब्सेंट होगे? नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम चीजों के बारे में अवेयर हो, अभी क्या है, साफ सफाई हुई नहीं हुई, ये हो रहा है वो नहीं, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो किसी को भी अगर इन्वॉल्व करना है फॉर द एनवायरमेंट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अटमोस्ट कंडीशन। और मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ाया था कि उज्ज्वला का सिलेंडर महिला के नाम पे क्यों दिया जा रहा है, बोलो नहीं पढ़ाया था?
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मकान जो है वो महिला के नाम पर क्यों किया जा रहा है? सारी योजनाओं का सेंटर पॉइंट महिला का खाता क्यों है? डीबीटी में उसके खाते में पैसा क्यों डाला जा रहा है? पति के नाम पे डाल देते नहीं। क्यों? क्योंकि हम महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा तरीका है उसका निर्णय लेने की क्षमता में उसको शामिल करना। यह तक बताया था कि टॉपअप लोन की व्यवस्था कर दी गई। महिला कह रही भाई हम अपने किचन में ग्रेनाइट लगवाएंगे, लगवाओ, हम तुम्हें दे रहे हैं लोन एक्स्ट्रा। घर तुम्हारा है तो निर्णय तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, सरकार के लोग थोड़े निर्णय लेंगे। इंदिरा गांधी आवास योजना में क्या होता था? खाली एक दीवारें खड़ी करके भाग जाते थे लोग, खिड़की नहीं लगाते थे, प्लास्टर नहीं करते थे, फर्श नहीं बनाते थे। अब बना रहे हैं। तो जब भी किसी को भी अगर आपको सशक्त करना है तो उसको निर्णय लेने की क्षमता में इन्वॉल्व कर लेना। और मैंने आपको बताया इसीलिए 4P मॉडल आया है। PPPP मेंस का क्वेश्चन है। 4P मॉडल, 3P तो सुना होगा ना। क्या है 3P मॉडल? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 4P क्या है? पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। पीपल वर्ड क्या है? लोगों की भागीदारी। लोगों को इन्वॉल्व कर दो कि भाई यहां कैसा होना चाहिए। तुमसे आज तक कोई पुल बना, सड़क बना, तुमसे पूछा गया? किसी ने आगे पूछा तुमसे कि आप लोग इस पे रोज चलेंगे, ये जो सड़क नीचे उतरते हो इसमें कोई अगर बैसाखी से चलना चाहे, व्हील चेयर से चलना चाहे, इस सड़क पे चल पाएगा? ये बताओ। इस सड़क पे चलने की जगह है उसके पास? कोई साइकिल से जाना चाहे उसके लिए अलग से है हिस्सा? है नहीं ना। लेकिन वो व्हील चेयर से वो भारत का नागरिक नहीं है। कहां बाबा साहब ने लिखा था वी द पीपल ऑफ एबल इंडिया, वी द पीपल ऑफ डिसेबल इंडिया? कहीं लिखा उन्होंने? क्या लिखा उन्होंने? वी द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने तो कोई कैटेगरी नहीं की थी, हम भारत के लोग लिखा उन्होंने। हमने सड़क बनाई, सड़क बनाते समय तुमसे पूछा गया यहां पर वाटर रिजर्वायर बनना है, कहीं तुमसे पूछा गया कभी? तो कौन है भाई तुम लोग? हम भारत के लोग में किसके बारे में बात हो रही थी? हम भारत के सिलेक्टेड लोग, हम भारत के पावरफुल लोग, कहीं लिखा है ऐसा? तो ये तो कॉन्सेप्ट का हमारा जो है हमारी प्रीएम्बल की ऐसी तैसी कर दी। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया 4P मॉडल। क्या है? पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। इसका सीधा सा मतलब क्या है? निर्णय लेने की क्षमता में भागीदारी को बढ़ावा दे दो। जब भागीदारी बढ़ जाएगी, एक बात बताओ, कल को कोई प्रोजेक्ट बने तुमसे पूछ के बने, तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट से बने, तुम जाके वहां पे जो ये हम जाके तोड़ के चले आते हैं, थूक के चले आते हैं, कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं मुंह ऊपर करके, हम गंदा करेंगे उसको? हम उसको तोड़ेंगे? क्यों? भारत में ये विसंगतियां क्यों है? हम जो सरकारी कहीं भी हम जाए, रेलवे पंखा निकाल लाएंगे, अच्छी बस में बैठेंगे तो फोम रास्ते भर में निकाल देते हैं। ये हम करिकुलर एक्टिविटी करते क्यों हैं? कहीं भी मॉन्यूमेंट होगा उस पर जो हम खोद के चले आएंगे, फलाना तीर वीर बना के नाम लिख के चले आते हैं, और कुछ नहीं पाएंगे तो फिर हम वही लास्ट में अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पब्लिक टॉयलेट की जगह हम वही दीवार का हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें कहीं भी अटैचमेंट फीलिंग होती नहीं। ये सड़क हमारी नहीं है, रेलवे हमारी नहीं, बस हमारी नहीं है। भीड़ जब गुस्सा करती सबसे पहले क्या फूंकती है? क्या फूंकती है? बस ट्रेन फूंकती है ना? नहीं, उसमें तो हमारे माननीय सांसद चलेंगे ना बस से। बस की सीट में टिकट खरीद के माननीय सांसद चलते हैं। आम जनता कहां चलती है? आम जनता तो फॉर्च्यूनर से चलती है। इज इट? नहीं है ना। तो उस बस से चलेगा कौन? हम ही लोग चलेंगे। और फूका किसने? हम ही लोगों ने। तो इसका मतलब है हमें हमारी संपत्तियों के साथ कोई अटैचमेंट है ही नहीं। इसीलिए भारत में सारी परियोजनाओं के पीछे संघर्ष दिखाई पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है हम कोई भी चीज नहीं होने देते हैं, हम जमीन अधिग्रहण नहीं होने देते हैं, क्योंकि हमसे प्लानिंग में कभी पूछा जाता ही नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि आप उनकी भागीदारी कैसे तय करते हैं, और वो कैसे तय होगा? जब निर्णय लेने की क्षमता में उनको इन्वॉल्व कर देंगे। तो इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है? प्रोसेस। फंस गए? फंस गए? और अगर आप केवल इन ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे तो आप एक्चुअली जानते हो क्या गलती करोगे? आपको 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सर ने बढ़िया से पंचायती राज पढ़ाया होगा, आप छौंक के चले आओगे पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका। आप एक्चुअली में क्या है पंचायती राज इसका एक्सप्लेनेशन कर दोगे। चाहो तो आंसर लिख के देख लेना अपने उसी मेथड में। आप ग्रामीण महिलाओं की दुर्दशा पे लिखना शुरू कर दोगे, आंख से आंसू निकाल दोगे तुम तो, कि कितनी पिछड़ी 20-20 किलोमीटर बेचारी घर पे। लिखते समय तुम नाक से आंख से पानी तुम्हारे निकलना लगेगा। कॉपी बता देगी कि हाँ कुछ टपका था, चाहे कहीं से भी टपका हो, लेकिन टपका था। लेकिन आपको जो प्रोसेस इस क्वेश्चन में करना था वो ये था, आस्किंग द एम्पावरमेंट मैकेनिज्म। बिकॉज
एम्पावरमेंट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, ये आप समझो। सशक्तिकरण एक गतिशील अवधारणा है। एक पद दे देने से वो सशक्त नहीं हो जाती है जब तक कि वो स्वयं इन्वॉल्व नहीं होगी। एक पोस्ट दे देने से वो जो है वो नहीं हो जाएगी। ऐसे तो कहा जाता है कि पत्नी जो है वो अर्धनारीश्वर है। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमणते देवता। और उस देश में क्या रेप के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। ये हमारा जो है जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। हम अपनी जो है भूमि को भी जननी कहते हैं, मां कहते हैं। और हम आज हर बात पे मां बहन करने लगे हैं। हमारा इतना जो कल्चर चेंज हो गया। तो इसका मतलब है किसी चीज को जब तक हम फ्रेंचाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक वो चीज हमारी कभी भी नहीं हो सकती। उसने यही चीज पूछ लिया, द प्रोसेस, मैकेनिज्म, टेल मी द मैकेनिज्म हाउ दीज ऑब्जेक्ट्स आर हेल्पफुल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज। ये गोल है, ये लक्ष्य है, ये साध्य है, हमें यहां पहुंचना है। लेकिन पूछ रहा है मैकेनिज्म का है। फंस गए ट्रैप में आप। और पूरे टाइम आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ पंचायती राज जो तुम्हें समझ में आएगा उड़ेल के चले जाओगे। बलवंत राय के कुत्तों, मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी, वहां से शुरू करोगे और यहां से यहां तक घूमते रहोगे। लेकिन जो चीज पूछ रहा है कि टेल मी द मैकेनिज्म, जैसे अभी मैंने वो डीएम का एग्जांपल लिया, कौन कौन सी पावर दी गई है, कितने जो है उसको फाइनेंशियल, जब भी किसी चीज को पाना होता है, सोशल इंक्लूजन, सशक्तिकरण, क्यों इसको बोलते हैं सामाजिक समावेशन। लेकिन सामाजिक समावेशन किसके बिना नहीं हो सकता? जब तक वित्तीय समावेशन नहीं होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन को पाने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा? डिजिटल इंक्लूजन। कितने लोगों ने सोचा भाई वो महिला सोशल मीडिया से भी तो ज्ञानवान हो सकती है, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप चला सकती है कि नहीं? आजकल हर महिला को पता है बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट कर सकती है। उसको जरूरत नहीं है कि जब तक पति से ना बोले कि सुनो जी आज हमें बैंक जाना है, तो पति उसको लेके जाएगा घूंघट में पीछे पीछे। अरे क्या जरूरत है? ई बैंकिंग सॉल्यूशंस आर देयर, हमारे पास ई बैंकिंग है, कर सकते ना ऑपरेट इस पे, फोन से कर सकते कि नहीं बैंकिंग? सीख लिया उसने व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं। हमारी माता जी को व्हाट्सएप चलाने आता है यार, और हम तुम्हें क्या बताएं। यूट्यूब पे सारे वीडियो देख लेती है, रील्स देखना आ गया उनको। क्या बात कर रहे हो तुम? डिजिटल इंक्लूजन है। अब वो टीवी भी नहीं ऑन करती हैं। टीवी पे बहुत लड़ाई होती थी हमारे पिताजी सीरियल और क्रिकेट को लेके। आईपीएल चल रहा महीने भर से, इतने हमारे घर में कितनी बार महाभारत के जो कितने एपिसोड हो चुके होते कि माता जी ने फोन पकड़ लिया अपना, बोले देख रहे बुढ़ाऊ का मैच। अब पिताजी जो है आईपीएल में लगे रहते, जब फोन करो तब आईपीएल का मैच चल रहा है। हमने कहा खत्म होता है कि नहीं कभी होता है, या ये जो है अक्षुण है, ये हमेशा चलता रहेगा? हो जाएगा। बड़े दुख के साथ तुम बता रहे हो, खत्म हो हम प्रसाद चढ़ा के आए पहले, जब देखो तब आईपीएल। इधर खत्म नहीं होगा, अगली के सुनवाई शुरू हो जाए, फिर कोई चले जाएंगे देखने के लिए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, क्या आज आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा, आपकी दादी वादी जो घर में बुजुर्ग हो फोन चला लेती हैं कि नहीं चला लेती हैं? चला लेते हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा करके आजकल ई ट्रांजेक्शंस करना इजी जो है। अब पेटीएम बहुत से लोग चलाने लगे हैं, पेटीएम। हाँ बाबू ऐसे बोलते हैं, स्कैनवा दे देना तो नहीं, ठीक है। और उन्हें पता है कि ये 2 बटन दबा के स्कैन हो जाएगा, इसमें इतना डाल दो। थोड़े से पढ़े लिखे हैं, बोले अरे स्कैनवा कर दो, हाँ स्कैनवा दिखा दो, कितना भेजना है। कर ले रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस किया सर। भारत में 80% महिलाएं जनधन योजना से पहले बैंकिंग सिस्टम का पार्ट नहीं थी। 2014 से पहले 80% महिलाएं बैंकिंग सिस्टम का पार्ट नहीं थी भारत में। और आज आपके आसपास होगा, अब आप कोई सब्जी वाली को देखिएगा, हाँ माता जी 2 किलो आलू दे दो, व्यवहार देखिए आप, हाँ कितना हुआ? 20 रुपया हुआ 2 किलो आलू का पैसा। अरे हो क्यूआरवा कर दीजिए, ऐसे बोलेंगे क्यूआरवा कर दीजिए। उनको नहीं पता क्यूआर का जो है वो मतलब क्या होता है। क्यूआरवा कर दीजिए, पेटीएमवा कर दीजिए, ऐसे बात करेंगे। कभी आप करके देखना, गन्ने का जूस कोई बेच रहा है, सब्जी कोई बेच रहा है, स्कैनवा पे मार दीजिए ना, ऐसे बोलेंगे स्कैनवा मार दीजिए 2 20 रुपए फेंक दीजिए इस पे, और वो स्पीकर चिल्लाएगा। उनको नहीं पढ़ने में आ रहा, लेकिन उनको यूज करना आ रहा है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी एडॉप्टेबिलिटी का पार्ट होती है। और भारत में याद रखिएगा डिजिटल एडॉप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये आपको समावेशन पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा उन महिलाओं के हाथ में। और आपको चारों तरफ ये दिखाई पड़ रहा होगा, चारों तरफ जिन जिन महिलाओं को आज उनके मोबाइल पर आ जाता है मैसेज, सिलेंडर का सब्सिडी आ गया है, उनको किसी हॉकर को पैसा नहीं देना पड़ता है, किसी बाबू भैया के पीछे नहीं जाना पड़ता है, सब कुछ किसके पास आ रहा है? इसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। क्या बोलते हैं? JAM, जनधन आधार मोबाइल। जैम ट्रिनिटी मेंस का क्वेश्चन है। जैम ट्रिनिटी महिला के नाम पर क्या है? अकाउंट है। जनधन किसके नाम पे खुला? महिला के नाम पे।
और मोबाइल पे मैसेज पढ़ लेते, हमारी माता जी पढ़ लेती यार, कितना पैसा कटा, कितना पैसा आया, धाए से पढ़ लेंगी, बस खत्म। क्या एडॉप्टेबिलिटी है? तो जैसे उनके खाते में पैसा आता है, अरे आ गया आ गया आ गया, पैसा आ गया, तुरंत पढ़ लेंगी वो। और नहीं तो किसी को अरे टुन्न से अरे आवाज बजी है, पढ़ के देखना, अरे घर के किसी बच्चे को पकड़ लेंगी, क्या लिखा है इसमें, अरे अम्मा तुम्हारे खाता में 500 रुपया आएगा, ऐसे बोलते हैं ना। शी इज अवेयर। बिकॉज एक चीज और लिखो, कभी भी सशक्तिकरण के लिए सूचनाओं का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, सूचना का अधिकार। हमारे पास एक बहुत पावरफुल अधिकार है, सूचना का अधिकार। अगर आपको सशक्त होना है तो सूचना होनी चाहिए। तो इस महिला के पास क्या पहुंच रही है? सूचना, इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन इज पावर। इंफॉर्मेशन ही पावर है। डन। तो आज से क्या करना है हम लोगों को? ये ट्रैप को समझना है, इस ट्रैप को समझना है। आंसर क्वेश्चन तोड़ना आसान काम नहीं होता, इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सर के साथ खूब प्रैक्टिस करनी है। और अब इसके आंसर नहीं लिखने हैं, इस पे क्या करना है हमें, कितने पॉसिबल वेज हैं इसको पॉइंट में लिखना है, फ्लो चार्ट में लिखना है। बस कुछ दिन सोचो, ढूंढो, फिर आंसर लिखो, नहीं तो अपने ही आंसर के नीचे दब के मर जाओगे, कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है, फिर कल सुबह मिलें। और जो लोग सुबह सुबह क्लास नहीं ले रहे हैं, सर थोड़ा इन लोगों को, अर्जुन ने भी गांडी उठा ही लिया था बाद में, आप भी गांडी उठा लीजिए, ठीक है, और 2-4 लोगों को धुल दीजिए कायदे से।